Hello, hello, hello. Hanji class. Very good morning to all of you. Please be seated. हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हम लोगों ने कोई बच्चा बताएगा कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ खास किया था? ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग शुरू हो गया था कल. ठीक है, चलो टिक लगा लेते हैं इसको. अगला बताइएगा, क्या मीनिंग एंड नेचर हो गया था? रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया था? डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ऑडिट हो गया था? ऑब्जेक्टिव हो गए थे? मुझे लग रहा है ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस हमने नहीं पढ़ा था. मैं ठीक कह रहा हूं? हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव के 2 पॉइंट पढ़े थे, एनालिसिस अभी नहीं पढ़ा था. कोई बात नहीं. हाँ जी, अच्छा ये बातें पढ़ ली थी आपने सारी. रीजनेबल अश्योरेंस क्या है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. स्कोप से शुरू करना है आज. आज क्या क्या करते हैं पहले जरा हिसाब लगाओ. चलो तुम बताओ सीरियल ऑर्डर देख के कि क्या क्या करना चाहिए आज. एक बार स्कोप बहुत बड़ा है, स्कोप कर लेते हैं. और बताओ और क्या है उसके बाद? लिमिटेशंस, ये भी बड़ी है. एंगेजमेंट, ये भी कर लें. आज इतना ही करें, बस इतना ही करने. इसके बाद वैसे है क्या? बेनिफिट्स. अब आप देख लो, मैंने तो आपके सामने लिख दिया. ठीक ठीक लगा लेते हैं. ये 3 कर ले, बेनिफिट रहने दे. 3 से 4 टॉपिक, ठीक है, ज्यादा नहीं. चलो शुरू किससे करेंगे बताओ? स्कोप से. चलो जी, पहले 2 मिनट रिवाइज कर लें. हाँ, 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं. एक छोटी सी बात, एक अच्छी चीज़ मैंने आपके लिए प्लान करी है, वो आपको आज दिख जाएगी मेरे स्टेटस पे. क्लास के बाद मेरा फ़ोन नंबर सबके पास स्टेटस चेक कर लेना. हर रोज़ की ऑडिट की जो भी क्लास होगी उसकी 2 मिनट की रिवीजन मैं चैनल पे रोज़ अपलोड करूँगा, जो भी पढ़ाऊँगा. तो उससे क्या होगा, पूरी क्लास आप सिर्फ 2 या 3 मिनट में रिवाइज करोगे. और अगर हमारी मान लो 70 क्लासेस भी हैं ऑडिट की, मान लो 1 मिनट के लिए 70 क्लासेस भी हैं. अगर 70 हर क्लास 2 से 2.5 मिनट में रिवीजन हो गई तो मान लो 150 मिनट में पूरा ऑडिट रिवाइज हो गया. ये ऑडिट के लिए. सर लॉ के लिए मुझे लॉ में ये आइडिया नहीं आया था, लेकिन अब आया है ना. अब जो नया लॉ का बैच शुरू की है उनके लिए 2-2 मिनट की रिकॉर्ड करूंगा तो तुम्हारे वो भी काम आ जाएगी, है ना. 2 मिनट में मैंने आज कल की क्लास रिकॉर्ड कर दी है, मोबाइल से रिकॉर्ड करी, अभी एक रिकॉर्ड करी है, अपलोड करी है. आपको आ जाएगा, स्टेटस देख लेना आप, आपको पता लग जाएगा. ठीक है, आइडिया कुछ इसमें आप कुछ और सजेशन? वो सिर्फ 2 मिनट की है, उसमें कोई बुक नहीं खोलूंगा मैं कुछ नहीं खोलूंगा, सिर्फ मैं बोलूंगा. क्या बात क्लियर? कोई मटेरियल नहीं चलेगा, सिर्फ 2 मिनट बोलूंगा, मेरे साथ साथ आप भी बोलना. और रोज रोज की होगी ना, रोज सुन लोगे घर जाके तो वो और चीजें पक्की हो जाएंगी. ठीक है, मेरा डाउट. अब देखो आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं. हाँ जी, मैं अभी आपको स्टेटस से आप मेरा अभी मैं क्लास के एंड में दिखा दूंगा आपको. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. ऑडिट कब से है? कोई बच्चा बताएगा? ऑडिट क्या 4th सेंचुरी से एग्जिस्ट कर रहे? उस जमाने में भी अकाउंटिंग ईयर होते थे. यार मुझे ये नहीं समझ आता, वो जमाना देखना, लोगों के पास रोटी खाने की नहीं होती थी, गरीबों के पास तो कपड़े ठीक से पहनने के नहीं होते थे. और ऑडिट तब भी हो रहा है, राजे महाराजा कराते थे, उनके अकाउंटिंग ईयर फिक्स्ड होते थे, अकाउंटिंग क्लोज करते थे 31 मार्च को लेटर से, उनकी भी ऑडिटिंग होती थी. मिडीवल टाइम में आइए तो ऑडिट कहाँ से डराइव हुआ है? वर्ड ऑडायर से, जिसका मतलब क्या होता है, यानी ऑडिटर पहले सुनते थे, एम्प्लॉइज उनके सामने रीडिंग करते थे, सर सैलरी 100 रुपये, ऑडिटर बताते थे चलो ठीक है. नेक्स्ट सवाल, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो ऑडिटर की डिमांड बढ़ी. पहली, अब ये 2 पॉइंट तो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं. पहला CAG अपॉइंट हुआ जिसने गवर्नमेंट के अकाउंट्स भी बनाए और गवर्नमेंट का ऑडिट भी किया. CAG एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है. अब इंडिपेंडेंट का मतलब CAG सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी का पार्ट नहीं है. CAG इंडिपेंडेंट है, इसको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है. अब ना उसे मोदी जी अपॉइंट करते हैं ना दिल्ली का केजरीवाल अपॉइंट करता है, उसको तो राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, तो वो तो इंडिपेंडेंट हुआ, है ना. सेकेंड वर्ड क्या है बच्चे? कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब हमारा जो संविधान है उसमें लिखा है कि CAG को अपॉइंट करना मैंडेटरी है.
तो मैं ये बोल सकता हूँ सीएजी की जो सीएजी का अथॉरिटी है, वैसे तो सीएजी एक पोस्ट है, सीएजी एक डेजिग्नेशन का नाम है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक डेजिग्नेशन है। मान लो इस समय की एग्जांपल हाइपोथेटिकल है, अतुल गुप्ता सीएजी है, वो एक डेजिग्नेशन है, बट यहाँ पे वर्ड क्या है, अथॉरिटी है, क्योंकि सीएजी का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। एक सीएजी है, उसके नीचे कम से कम 1000-2000 गवर्नमेंट ऑडिटर्स हैं। सीएजी के नीचे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑडिटर्स काम कर रहे हैं। ये लोग गवर्नमेंट की रिसीट्स और गवर्नमेंट का एक्सपेंस चेक करते हैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए किसको बनाया गया था, आईसीएआई को पार्लियामेंट ने बनाया था। ये लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रेगुलेट करते हैं। मीनिंग पे आइए, क्या मैं बोल सकता हूं ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, यानी सारा फाइनेंशियल डेटा का ऑडिट होता है। किसी भी एंटिटी का ऑडिट हो सकता है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो। बताओ, एंटिटी का साइज चाहे छोटा हो, लीगल फॉर्म, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो एलएलपी है, किसी का भी हो सकता है। ऑडिटर अपना क्या देता है बेटा, बताना, ओपिनियन। इंडिपेंडेंस का मतलब ऑडिटर की जजमेंट किसी दूसरे से क्या नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लुएंस। ऑडिटर हमेशा ऑब्जेक्टिव रहे, ऑब्जेक्टिव मीन्स अनबाइज रहे, निष्पक्ष जांच, हिंदी में यही बोलते हैं ना, निष्पक्ष जांच। नेक्स्ट सवाल, अब बताइए, ऑडिट प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी का भी होता है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग सारी एंटिटीज का, लीगल फॉर्म चाहे कुछ भी हो, ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। अब बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई आवाज नहीं आई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। फिर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस अपना ओपिनियन देना। वो ओपिनियन देगा कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड तो नहीं कर रही। इसके लिए वो 6 चीजें चेक करेगा। पहली चीज, क्या अकाउंट्स एंट्री के बेसिस पे बने, क्या हर एंट्री का, क्या कोई एंट्री, क्या इंफॉर्मेशन क्लियर, और क्या सारे अमाउंट्स प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्लोज्ड और एज पर अकाउंटिंग, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, पीएनएल का भी और बैलेंस शीट का भी। अब देखो, एक मिनट रिवीजन में बीच में रोकता हूं। वॉल्यूम 1 रेडी है आपकी, बस आज ही भेज दूंगा इसको प्रिंटिंग में। मैंने जैसे बना दी थी ना पहले, तो मैंने क्वेश्चन साथ में ही डाल दिए थे। जैसे मान लो अब हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पढ़ा है ना, तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव के नीचे ही लिख दिया। हाँ, मेरा सवाल, स्कोप तो अभी हमने नहीं पढ़ा है ना, एक मिनट जरा रुकना। ये देखो, सितंबर 25 में, सितंबर 25 कितना पुराना अटेम्प्ट हो गया, एक अटेम्प्ट पहले देखना 4 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछ लिया। सीए स्टूडेंट्स सिरंगा एंड मंगा वर डिस्कसिंग ऑन द अश्योरेंस which the auditing service provide to the users in the form of opinion on the financial statements by means of a written report. Such an assurance lends credibility to financial statements. इस लाइन का मतलब बताओगे, ऑडिटर जब अश्योरेंस देता है तो इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी, व्हाट इज क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी कम होती है या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। आपसे पूछा क्या, आपसे देखो क्या पूछा, कह रहे यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट सम ऑफ दी aspects examined by the auditor to ensure that financial statements which are audited are not misleading. कह रहे जी आप वो एस्पेक्ट्स बताओ जो ऑडिटर एग्जामिन करेगा, ये अश्योर करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या ना हो, मिसलीडिंग ना हो। बच्चों अब आप बताना, क्या यही वो एस्पेक्ट्स हैं जो ऑडिटर ऑडिट करेगा अश्योर करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग ना हो। कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन आया बच्चों, मैं कंटेंट और बताऊंगा इसमें और क्या लिखना है अभी आगे जाके, लेकिन देखना कितना सीधा क्वेश्चन है मेरा। अगर मैं बुक भी खोल लूं थोड़ा और डिटेल में अगर इसके जाए, ये देखो, द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय मींस ऑफ अ रिटन रिपोर्ट। इन डूइंग सो और ही सी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट मिसलीड एनीवन बाय इंश्योरिंग दैट, ये वो पॉइंट्स है सारे। 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आती है और कोई ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। अगर थोड़ी लर्निंग ठीक है आपकी तो डेफिनेटली आप नंबर ले सकते हैं। ठीक है जी,
नेचर ऑफ ऑडिट, ऑडिट यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ऑडिट किसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है बेटा बताओ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। क्या ऑडिटिंग इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है या इसको बाकी सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अकाउंट्स की तो फंडामेंटल नॉलेज होनी चाहिए। लॉ टैक्सेशन की नॉलेज नहीं होगी ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ ही नहीं आएंगी। बिहेवियरल साइंस की नॉलेज क्यों चाहिए? क्योंकि वो बहुत लोगों से मिलता है, बहुत लोगों से बातें करता है, तो उसे लोगों से बात करना आना चाहिए। स्टार्स की नॉलेज चाहिए। कल को सैम्पलिंग करना है हम लोगों ने। अब सैम्पलिंग में बेटा जब तक मुझे पता ही नहीं होगा एवरेज मेथड क्या होते हैं, वेटेड एवरेज क्या होता है, मैं ऑडिट कैसे करूंगा? मुझे इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। बूम क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, ये ओलिगोपोली क्या है, मोनोपोली क्या है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। मेरे क्लाइंट क्या वर्किंग कैपिटल का ठीक से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं, उसकी रेशियो ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो वगैरह, ईडीपी की नॉलेज। आज बेटा कंप्यूटर्स का ज़माना है, एआई का ज़माना है, सॉफ्टवेयर का ज़माना है। ऑडिटर को आईटी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उसे बिजनेस समझ आना चाहिए, क्लाइंट का प्रोडक्शन क्या है, कॉस्टिंग क्या है, मार्केटिंग क्या है। ऑब्जेक्टिव में चलें तो हमें रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए। किस बात का? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है? तभी तो हम अपना क्या दे सकेंगे दोस्तों बताना? ओपिनियन। ओपिनियन क्या देना है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है? और दूसरा तरीका क्या है? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई कर रही है एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। पहले ओपिनियन बनाएंगे या पहले रिपोर्ट देंगे? ओपिनियन मन में बनाएंगे, उसके बाद हम अपनी क्या दे देंगे बेटा बताना? रिपोर्ट। हमें ओपिनियन बनाने और फिर हमें अपने क्या देनी है बच्चों? रिपोर्ट देनी है। ये लो जी, हम लोगों ने यहां तक कल पढ़ लिया था। किसी को कल की क्लास पे कोई सवाल है? हाँ जी, किसी को कल की क्लास पे कोई डाउट नहीं है तो शुरू करें आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला टॉपिक क्या है बच्चों आपके सामने? स्कोप। अच्छा, कल की क्लास से मुझे बताना, कल की क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया था? स्टोरीज होनी चाहिए क्लास में या सीधा सीधा पढ़ाई होनी चाहिए? स्टोरी से रिलेट करके टॉपिक होना चाहिए या सीधा? स्टोरी से रिलेट करके। चलो ठीक है। कोई बच्चा ऐसा भी कह रहा सर नहीं, क्या स्टोरी की जरूरत होती है, सीधा पढ़ाओ ना, इंग्लिश का हिंदी करो, बात खत्म करो, निपटाओ। ऐसे थोड़े ना होता है। हाँ जी बोलो बच्चे, कैन वी नाउ प्रोसीड? बच्चों मेरे को आप लोगों से एक सवाल है, सब बच्चे मेरी हेल्प करना। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलता हूं। अगर मुझे सिनेमा में जाना है, हाँ जी, मैं सिनेमा की इंस्पेक्शन करने जा रहा हूं। व्हाट इज इंस्पेक्शन? सिनेमा की चेकिंग करने जा रहा हूं। तो सब बच्चे बताओ, क्या मैं सिर्फ सिनेमा की स्क्रीन चेक करूंगा कि स्क्रीन ठीक से काम कर रही है या नहीं? मुझे आवाज नहीं आई। जब सब बच्चे बोलो। या मुझे टिकट काउंटर भी चेक करना चाहिए, टिकट काउंटर की कलेक्शन भी चेक करनी चाहिए? क्या मुझे पॉपकॉर्न वालों की सेल भी पता करनी पड़ेगी, कितनी सेल होती है? क्या मुझे सीटिंग अरेंजमेंट भी देखना चाहिए, कैसे सीटिंग अरेंजमेंट है सिनेमा का? क्या सिनेमा के साउंड सिस्टम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा? क्या सिनेमा की फायर सेफ्टी ठीक है या नहीं है? हाँ जी, क्या सिनेमा गेट पे एंट्री चेक कर रहा है या नहीं? मेरा नेक्स्ट सवाल, क्या ये सब कुछ मुझे चेक करना चाहिए जब मैं सिनेमा के ऑडिट पे जा रहा हूं? अब आप बताओ इस सबको मैं क्या बोलूं एक नाम में? दिस इज माई स्कोप। तो क्या समझ आया? व्हाट इज स्कोप? मुझे ऑडिट में क्या क्या करना है, मेरी रेंज क्या रहेगी, मेरी रीच क्या रहेगी, मुझे ऑडिट में क्या क्या करना है। जब मैं ऑडिट पे जाऊंगा तो मुझे ऑडिट में क्या क्या करना है, दिस इज माई स्कोप। मैं सिर्फ सिनेमा की स्क्रीन थोड़ी ना देख के आऊंगा, मुझे तो फूड काउंटर भी देखना है, एंट्री पे चेकिंग हो रही है या नहीं ये भी देखना है, साउंड सिस्टम सही से चल रहे हैं या नहीं, उनके फायर सेफ्टी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ठीक है या नहीं है, मुझे तो बहुत ये सब कुछ चेक करना होगा। तो इस सबको मैं बोलूंगा ये सब कुछ मेरा क्या है बेटा? स्कोप। स्कोप मीन्स मेरा दायरा कि मुझे क्या क्या करना है। अब आप मेरे को बताओगे ऑब्जेक्टिव और स्कोप में क्या डिफरेंस है? जल्दी। ऑब्जेक्टिव क्यों करना है, मुझे सिनेमा का ऑडिट क्यों करना है? सर मुझे सिनेमा पे ना अश्योरेंस देनी है कि सिनेमा में कोई फ्रॉड है या? ऑब्जेक्टिव हमारा पर्पस है कि हम क्यों कर रहे हैं। मुझे सिनेमा का, मेरे को सिनेमा का ऑडिट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? मुझे रीजनेबल अश्योरेंस देनी है कि सिनेमा में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स तो नहीं है। कैसे करूंगा सिनेमा का ऑडिट? सर उसके लिए मुझे सिनेमा की सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। तो अब आप बताओगे ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए स्कोप फॉलो किया जाता है या स्कोप फॉलो करने के लिए ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाता है? क्या क्या लाइन ठीक है? कौन? ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हम अपना क्या डिसाइड करते हैं? स्कोप, कि हमें क्या क्या करना है।
थोड़ा सा और टाइम, अभी अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आपका ऑब्जेक्टिव सीए फाउंडेशन इंटरवल है, वो सीए इंटर सितंबर में दोनों ग्रुप क्लियर करने, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव। अब स्कोप बताओ, क्लासेस लेनी है, सारे टेस्ट देने हैं, खुद से प्रैक्टिस करनी है, सारे मॉक क्लियर करने हैं, यही आपका ये सारा स्कोप है। जब ये सारा स्कोप अचीव करोगे तभी तो मैं मानूंगा कि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। कोई बच्चा क्लास ले ही नहीं रहा, घर बैठ के कह रहा अरे यार हो ही जाएंगे पास, बिना स्कोप के ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा? क्या बात क्लियर है? तो मेरा डाउट, सब बच्चे बताओ क्या स्कोप का मीनिंग क्लियर है? स्कोप मीन्स रेंज, मुझे क्या ऑडिट करना है। सब बच्चे बताओ ऑडिट क्यों किया जाता है, मुझे पर्पस बताओ, ऑडिट क्यों किया जाता है? ऑडिट से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इनहेंस का मतलब क्या होता है? आवाज नहीं है। इनहेंस का मतलब बढ़ाना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। किसका कॉन्फिडेंस दोस्तों बताओगे? यूजर्स का। कैसे? मुझे समझ नहीं आया। अब मुझे इस लाइन का कोई एग्जांपल फनी सा मिलेगा। यूजर्स का कॉन्फिडेंस ऑडिटर बढ़ाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके पास कोई स्ट्रेंजर आ जाए, आपके पास कोई स्ट्रेंजर आ जाए, हाँ एक स्ट्रेंजर आ जाए, महंगी गाड़ी में आया है, महंगा फोन पकड़ा हुआ है, अच्छे कपड़े पहने, बट ही इज अ स्ट्रेंजर। आपको कहते हैं कैन यू गिव मी 10 लाख रुपीस, आपसे 10 लाख रुपीस मांगता है, आप दे दोगे किसी स्ट्रेंजर को 10 लाख रुपीस? या आप उसका आईडी प्रूफ मांगोगे? पहले भाई अपने बारे में बता, अपना आईडी प्रूफ दिखा, हाँ तू कौन है, कहां से कहां रहते, अपनी कोई बैंक स्टेटमेंट दिखा, बोलो। उसका आईडी प्रूफ, उसकी बैंक स्टेटमेंट आपको ठीक लगेगी तभी आप उसको 10 लाख रुपए दोगे या ऐसे दे दोगे? आईडी प्रूफ से पता लग गया बंदा कौन है, बैंक स्टेटमेंट से उसका बैंक बैलेंस पहले वेरीफाई होगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि उसको 10 लाख देना है या नहीं देना है। अब तुम मुझे बताओगे स्ट्रेंजर कौन, और यहां पे एक स्ट्रेंजर है और तुम्हारा नाम क्या है लेटर से? शुभम। शुभम के पास स्ट्रेंजर आया था, शुभम भाई 10 लाख दे दे। शुभम कह रहा है ऐसे कैसे दे दूं जब तक तेरे को जानता नहीं हूं। वो कह रहा है ले भाई ये ले मेरा आईडी प्रूफ देख ले मेरी बैंक स्टेटमेंट देख ले, ये ले मेरी प्रॉपर्टी के पेपर्स देख ले। शुभम ने सारा कुछ वेरीफाई किया और बोला डन, मैं तेरे को 10 लाख दे देता हूं। अब मुझे एग्जाम्पल 2 बताओ। शुभम तुम मुझे बताओ, कंपनी भी तो तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर है, तुम कंपनी को 10 लाख का शेयर के लिए, कंपनी में 10 लाख का शेयर कैसे खरीद लोगे? अपना 10 लाख जो तुमने इतनी मेहनत से कमाया है कंपनी में कैसे लगा दोगे? तुम्हें कंपनी का कौन सा आईडी प्रूफ चाहिए? तुम्हें कंपनी की बैलेंस शीट चाहिए, पीएनएल चाहिए, या जिसने ऑडिट किया उसकी रिपोर्ट चाहिए? बैलेंस शीट है 20 पेज की, पीएनएल है 15 पेज का, 35 पेज के, वो दोनों इतने लंबे लंबे हैं, वो चाहिए या ऑडिटर की रिपोर्ट चाहिए? अगर ऑडिटर कह दे इस कंपनी की पीएनएल और बैलेंस शीट गुड, ओके, रीजनेबली आई एश्योर के ओके, शुभम बताना क्या तुम इस कंपनी को 10 लाख दे दोगे, लगा दोगे 10 लाख इस कंपनी में या नहीं लगाओगे? और अगर उल्टा कर दो एग्जांपल, ऑडिटर कह दे नो नो नो, कंपनी हैज लॉट ऑफ मिस स्टेटमेंट्स, कंपनी में बहुत गड़बड़ है, तो तुम नहीं लगाओगे। यानी यूजर किसके बेसिस पे चलता है? तो कहने से क्या आपको एग्जांपल समझ आया मेरा? तो क्या मैं बोल सकता हूं यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ के? यूजर कौन है? यूजर कौन है? कोई बच्चा बताएगा पहला यूजर कौन है? पैसा लगाना है कंपनी में या नहीं लगाना, ये किससे डिसीजन लिया जाता है? किसको देख के? ऑडिटर की रिपोर्ट को पढ़ के। अच्छा अब मेरा एक और क्वेश्चन, बैंकर्स का एग्जांपल इसी से जोड़ के कोई बताएगा? अगर कोई कंपनी लोन मांगने चली जाए बैंक के पास तो बैंक क्या बोलता है? अपने ऑडिटर की रिपोर्ट दिखाओ। कंपनी कह रही है सर हमारा एनुअल प्रॉफिट पिछले 5 साल का 500 करोड़ ईच है। बैंकर हंस के बोलेगा 500 करोड़ का प्रॉफिट मैं कैसे मान लूं? मुझे आपके किसकी रिपोर्ट दिखाओ एक बार। अगर ऑडिटर ने लिखा आई रीजनेबली एश्योर कंपनी हैज अ प्रॉफिट ऑफ 500 करोड़ एवरी ईयर, तो क्या बैंक विश्वास कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। अच्छा गवर्नमेंट का एग्जांपल, कल की क्लास जब गवर्नमेंट किसी कंपनी की चेकिंग, गवर्नमेंट चलो टैक्स सब बच्चे पढ़ते हैं, मुझे टैक्स से बताना, गवर्नमेंट कंपनी को क्या बोलती है? अपना टैक्स ऑडिट करवा के लाओ। बताओ कंपनी के अकाउंट्स पे गवर्नमेंट भरोसा करती है या ऑडिटर की रिपोर्ट पे विश्वास करती है? ऑडिटर की रिपोर्ट पे। क्या बात क्लियर? अगला वर्ड रेगुलेटरी अथॉरिटीज, सेबी। सेबी भी तो यही बोलेगी कि मुझे कंपनी पे विश्वास नहीं है, मुझे उसके ऑडिटर्स पे विश्वास है। और कौन बचा? कस्टमर्स और एम्प्लॉइज का तुम बता दो। एक कंपनी कह रही है एम्प्लॉइज हम तुम्हें बोनस नहीं दे सकेंगे इस साल, तुम्हारी सैलरी भी नहीं बढ़ा पाएंगे, हम बहुत बुरी हालत में हैं, हम लॉसेस में हैं। एम्प्लॉय बोले लॉसेस में नहीं हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। कंपनी कह रही नहीं ये देख लो। एम्प्लॉइज कंपनी पे विश्वास करेंगे या वो भी ऑडिटर की सुनेंगे?
अगर ऑडिटर कह दे नहीं भाई एम्प्लॉइज सेल जरूर हुई है बट खर्चे बहुत है, इस साल कंपनी किस में चली गई, लॉसेस में, तो एम्प्लॉइज भी तो किस पे विश्वास करेंगे, ऑडिटर पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन बचे, अब कस्टमर का कोई एग्जांपल, कस्टमर भी ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ेंगे, जिन्होंने अभी तक कंपनी के साथ नहीं, वो तो इन्वेस्टर्स हो गए ना, कस्टमर्स कौन हो गए। अब मुझे एक रियल एस्टेट कंपनी में पैसा लगाना है बेटा, मैंने अभी पैसा लगाया नहीं, मुझे एक फ्लैट खरीदना है एक बिल्डर के यहां पे, मान लो एक बिल्डर का नाम बोलो कोई पॉपुलर सा, डीएलएफ में एक फ्लैट खरीदना है, मैं अभी उनका कस्टमर हूं, मैंने इन्वेस्ट नहीं करना डीएलएफ में, मैंने उनके शेयर नहीं खरीदने, उनका एक प्रोडक्ट खरीदना है, प्रोडक्ट का नाम फ्लैट है, खरीद लूं या पहले डीएलएफ की रेपुटेशन पढ़ूं कैसी है। रेपुटेशन कौन बताएगा, कस्टमर्स बताएंगे, यूट्यूब बताएगा, या उसका ऑडिटर रिपोर्ट बताएगी, ऑडिट रिपोर्ट बताएगी। उस ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ है क्लियरली डीएलएफ ने बहुत लोगों का पैसा रिफंड नहीं करा क्योंकि टाइम पे फ्लैट नहीं बन पाए, क्या ये पढ़ के मुझे समझ आ जाएगा कि मुझे डीएलएफ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो बताइएगा क्या इन सब यूजर्स को किस पे विश्वास होता है, इतने सारे यूजर्स को किस पे विश्वास होता है बेटा, बोलो ऑडिटर पे, बोलो जी। अच्छा, कॉन्फिडेंस एनहांस, एनहांस का मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है थ्रू ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। हाँ जी, अभी मैं ये लाइन मैंने नहीं सिखाई ना आपको, प्रिपेयर्ड या प्रिपेयर्ड की जगह हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। आज मैं ये लाइन सिखा दूंगा, एफआरएफ वाली लाइन क्या कहती है ये लाइन, क्या क्लियर। तो अभी मैं अगर इतनी ब्रेक पॉइंट पे ब्रेक मारूं तो आपसे क्वेश्चन पूछूं एक लाइन में, ये 3 बुलेट्स को एक लाइन में कन्वर्ट कर दो, ऑडिटर की रिपोर्ट किसका भरोसा बढ़ा देती है, यूजर्स का। यूजर्स में सिर्फ शेयर होल्डर आते हैं, ये बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। अब इतने लोग हमारे पे विश्वास करेंगे तो तुम मुझे बताओ क्या हमें ऑडिट बहुत केयरफुली करना चाहिए, स्कोप को जोड़ो इस टॉपिक के साथ। इतने लोग हमारे पे विश्वास करेंगे तो हमें कोई चीज छोड़नी है स्कोप में या सब कुछ चेक करना है, हमें सब कुछ चेक करना है क्योंकि यूजर हमारे पे विश्वास करते हैं। बोलो बच्चे क्या बात क्लियर है, आवाज नहीं आई, स्कोप में इंट्रोडक्शन समझ आ गया, स्कोप हमें क्या क्या करना है, मेरा ध्यान से काम करना है क्योंकि यूजर्स हम लोगों पे विश्वास करते हैं बेटा। तो क्या मैं बोल सकता हूं ऑडिट तो एक ट्रस्ट की पोजीशन है, जो ऑडिटर है दुनिया उसके ऊपर विश्वास करती है। अब स्तुति क्या सारे ऑडिटर बेईमान होती है, नहीं। क्या मैं बोल सकता हूं बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑडिटर्स की रिपोर्ट की वेट इन्वेस्टर करता है, मेरा डाउट अगर कंपनीज के ऑडिटर्स कह रहे हैं कि कंपनी ठीक है तो मेरा डाउट हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। चलो लेट्स कम बैक, बताओ जी, कैन वी नाउ मूव टू नेक्स्ट हेडिंग। अब एक वर्ड सीखेंगे सब बच्चे, कौन सा वर्ड, कमन फास्ट, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सब लोग बोर्ड पे देखिएगा, मैंने वर्ड लिखा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ध्यान से, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब सुनो, व्हाट इज दिस। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोलते हैं अकाउंटिंग को। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किसको बोलते हैं बच्चे, अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग का, अकाउंट्स का दूसरा नाम ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। सीए इंटर में बोलते हैं एडवांस अकाउंट्स, सीए फाइनल में अकाउंट्स के पेपर का नाम क्या बन जाता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंट्स, फ्रेमवर्क मतलब हमें कौन से लॉ फॉलो करने हैं, हमें अकाउंट्स बनाने के लिए कौन से लॉस फॉलो करने हैं, यही हमारा फ्रेमवर्क है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब अकाउंट्स बनाने के लिए हम लोगों को कौन से लॉस, कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। आई रिपीट, मैंने वर्ड समझाया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के लिए हमें कौन से लॉस, कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं, यही है हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अकाउंट्स बनाने के लिए, हाँ जी, फॉर मेकिंग अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी विच लॉस एंड स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सीधी भाषा में एक लाइन में कोई बताएगा व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो लॉस, वो स्टैंडर्ड्स, आप ऐसे बोलो, वो लॉस और स्टैंडर्ड जिसके बेसिस पे कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। बताओ बेटा ये किस पे डिपेंड करता है फ्रेमवर्क, ये डिपेंड करता है एंटिटी के नेचर पे या एंटिटी के साइज पे। मतलब नेचर से मेरा मतलब है टाइप ऑफ एंटिटी पे मैटर करता है या एंटिटी के साइज पे मैटर करता है।
फ्रेमवर्क किस पे मैटर, कैसे डिसाइड करते हैं कंपनी का फ्रेमवर्क क्या होगा? करें शुरू एग्जाम्पल। सोचो एक शादी है, एक शादी है, सारी कंपनीज उसमें आ रही हैं। गेट पे सबसे बड़ा कौन खड़ा होगा? सिक्योरिटी गार्ड, जो हर कंपनी को बोलेगा मेरे हिसाब से चलो। कंपनीज एक्ट 2013, ये गेट कीपर है कि हर किसी को अपने अकाउंट इसी के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। आवाज नहीं आई? तो पहला एग्जाम्पल जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का, वो कौन है दोस्तों बताना? कंपनीज एक्ट शेड्यूल, कंपनीज एक्ट 2023। ये गेट पे खड़ा है, अभी स्टोरीज चल रही है क्लास। ये गेट पे खड़ा है। कंपनी नंबर 1 आई रिलायंस। रिलायंस गाड़ी से उतरी, गेट पे कंपनी एक्ट खड़ा था। कंपनी एक्ट बोला हाँ रिलायंस लिस्टेड कंपनी है ना? बोली जी सर। चल इस तरफ चल, शेड्यूल 3 फॉलो करना पड़ेगा। कहती ओके सर। साथ में इंड एस फॉलो करने पड़ेंगे। बोली ठीक है सर। साथ में और रूल्स में जो बोला जाए, कंपनी लॉ में जो रूल्स होते हैं वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है सर। रिलायंस जाके बैठ गई। उसके बाद आया पीएनबी बैंक। व्हाट इज पीएनबी? पंजाब नेशनल बैंक। गाड़ी से उतरा, क्या पीएनबी बैंक भी कंपनी है? पीएनबी बैंक तुझे भी शेड्यूल 3 फॉलो करना है। ठीक है ओके सर, शेड्यूल 3 फॉलो करना है, लेकिन साथ में क्योंकि तो बैंक है तो एक बार अपना कौन सा लॉ फॉलो करियो। अगर बैंकिंग लॉ में कोई फॉर्मेट बता रखा होगा ना, किसी को मुझे कंपनी लॉ की नॉलेज बतानी है, शेड्यूल 3 में भी अगर फॉर्मेट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी फॉर्मेट है, तो फिर पीएनबी कौन सा वाला फॉर्मेट फॉलो करे? यस, शेड्यूल 3 तो कंपलसरी है, बट अगर आपके बैंकिंग लॉ में कोई अलग फॉर्मेट है तो आप उसको फॉलो करें। साथ में आप बड़े साइज के हो तो आपको भी क्या फॉलो करने पड़ेंगे? इंड एस और रूल्स। सर रूल से आपका मतलब क्या? बेटा कंपनी एक्ट सबने पढ़ा है, क्या उसके अंदर रूल्स होते हैं? अगर रूल्स में कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रखी हैं तो वो भी माननी है। पीएनबी बैंक गया, पीएनबी बैंक के बाद कौन आया? एक थोड़ी छोटी कंपनी पे आ जाओ, लेटर से बर्गर किंग। बर्गर किंग गाड़ी से नीचे उतरी, 2 बर्गर और 2 फ्रेंच फ्राइज लेके। बर्गर किंग, कंपनीज एक्ट तो तुम्हें फॉलो, देखो कंपनीज एक्ट तो मेन रास्ता है, उसको तो सबको फॉलो करना ही पड़ेगा। शेड्यूल 3, क्या कोई स्पेशल नेचर की कंपनी है या नॉर्मल कंपनी है? नॉर्मल कंपनी। शेड्यूल 3 बहुत बड़े साइज की है या ज्यादा बड़ा साइज नहीं है? तो इसके ऊपर इंड एस नहीं लगेंगे, इस पे क्या लगेंगे बताओ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंड एस लगते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज पे, लिस्टेड कंपनीज है जिनका पेड अप टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा, उन पे लगते हैं इंड एस। नहीं तो बाकी नॉर्मल कंपनीज पे तो क्या लगती हैं बताओ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और तुम्हें रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। अगले नंबर पे कौन आया? एक इंश्योरेंस कंपनी आ गई, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। हाँ आओ आओ आओ, गाड़ी से उतरी, कंपनी एक्ट के गेट से अंदर घुसी। कंपनी एक्ट बोला शेड्यूल 3, बोली ओके सर। साथ में तुम इंश्योरेंस एक्ट को भी फॉलो करेंगे, और तुम्हारा तो एक रेगुलेटर है, किसी ने रेगुलेटर का नाम सुना हो? तुम तो इसकी भी सुनोगे। जी जी सर। साथ में कॉमन फास्ट बड़े हो तो क्या फॉलो करो, और अगर साइज छोटा है तो क्या फॉलो करो? यस। चलो एंड कर दो लास्ट एग्जांपल के साथ, वैभव जलान क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। अब आप बताओगे इनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? सब लोग शांत रहेंगे। हाँ जी बेटा माइक, कोई है? बेटा माइक, हाँ लास्ट वाली बच्ची को दो। वैभव जलान क्लासेस का फ्रेमवर्क क्या होगा? ऑनलाइन वाले बच्चे तब तक लिख देंगे तो मजा आ जाएगा। वैभव जलान क्लासेस का फ्रेमवर्क क्या होगा? फास्ट। शेड्यूल 3 फॉलो करना होगा बस, एलएएस। और अगर रूल्स में कुछ एक्स्ट्रा लिखा होगा तो क्या वो भी मानना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक बोला। हाँ जी, तो अब आप बताओगे ये किसके एग्जाम्पल लिखे मैंने, ये क्या है? यस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रेमवर्क। सबका फ्रेमवर्क सेम है या सबका थोड़ा थोड़ा अलग है? तो क्या एक वर्ड लगा सकते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्योंकि सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग होगा, तो जिसपे जोन सा एप्लीकेबल है वो फॉलो कर लो। सब बच्चे बताओ क्या ये एग्जाम्पल समझ आया? भाई आवाज नहीं आई? जगह हो तो कहीं पे नोट कर लो ये एग्जाम्पल, ये ना आगे जाके याद रहेगा आपको। कहीं पे जगह हो बुक में ही। हाँ जी, वेरी गुड अर्शदीप, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों यूट्यूब बोलो, आप भी बोल दिया करो बेटा, मजा आता है जब सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो। हाँ जी,
आरबीआई भी लिखेंगे यहाँ पे, वेरी गुड, रेगुलेटर आरबीआई है तो आरबीआई का नाम भी यहाँ आना चाहिए। अब ये लिख लो, इसके बाद तुम्हें मैं एक रियल चीज दिखाता हूं बोर्ड पे। स्तुति कह रही सर इतना भी डेप्थ में मत जाया करो सर, अब भावुक हो जाते हो। स्तुति होना चाहिए ना, बच्चों के कंसेप्ट तो क्लियर होने चाहिए। कहती मेरा नाम क्यों लेते हो? बच्चे नाम कुछ याद है ना मुझे, कुछ नाम याद है। कह रही मैं कल से आऊंगी नहीं फेस टू फेस, चुपचाप रिकॉर्डेड में चली जाऊंगी। नहीं ऐसा नहीं है। ओके हाँ जी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, हाँ जी, हमारा क्या, फॉर मेकिंग अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी विच लॉज एंड स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल। अकाउंट्स बनाने के लिए हमें कौन सा लॉ और कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, यही होता है हमारा फ्रेमवर्क। हाँ जी, कौन से लॉ, कौन से स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल। सबके फ्रेमवर्क सेम होंगे या सबके फ्रेमवर्क अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। सबने नोटिंग कर ली? अच्छा बच्चों एक बात बताओ बोर्ड पे देख के, क्या कंपनी फ्रेमवर्क सिलेक्ट कौन करता है कि मुझे एएस फॉलो करने है या इंड एस फॉलो करना है या बैंकिंग लॉ फॉलो करना है या इंश्योरेंस लॉ फॉलो करना है? हु सिलेक्ट फ्रेमवर्क? ऑडिटर सिलेक्ट दी फ्रेमवर्क और मैनेजमेंट सिलेक्ट दी फ्रेमवर्क? देख के बताओ, इनमें से एक आंसर करेक्ट है। ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑफलाइन वाले बच्चों, अकाउंट्स कौन बनाता है? तो फिर डिसाइड भी कौन करेगा कि कौन सा फ्रेमवर्क फॉलो करना है? मैनेजमेंट। बिल्कुल ठीक है, क्या बात क्लियर है? तो मैनेजमेंट डिसाइड करती है कौन सा फ्रेमवर्क। अच्छा, अब ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो उसे दो बातें देखनी होंगी। क्या जो फ्रेमवर्क सिलेक्ट करा, क्या वो फ्रेमवर्क अप्रोप्रिएट है? क्या सिलेक्शन में गलती हो सकती है? कोई बच्चा बताएगा? कोई बच्चा आवाज नहीं आई? क्या सिलेक्शन में गलती हो सकती है किसी कंपनी से? उस पे इंड एस लग रहे हैं बट उसने एस फॉलो कर ली। बोलो, ये गलती हो सकती है। मेरा डाउट तो ऑडिटर को देखना है क्या इनका फ्रेमवर्क सही इन्होंने सिलेक्ट किया और क्या ये अपने फ्रेमवर्क को कंप्लाई कर रहे हैं। अब कंप्लाई का मतलब कौन समझाएगा? फास्ट, थोड़ा और इलाबोरेट करो। अगर शेड्यूल 3 इन पे लग रहा है तो क्या इन्होंने सारी प्रेजेंटेशन अपना पीएनएल और बैलेंस शीट में जो चीज भी प्रेजेंट करी है वो शेड्यूल 3। अब आप सब ने एएस पढ़े हैं, इंड एस किसी ने नहीं पढ़े, तो मैं एएस का एग्जांपल ले लेता हूं। क्या इन्होंने शेड्यूल 3 और एएस के हिसाब से अकाउंट्स बनाए हैं? हाँ भाई, सब बच्चे बताओ, अगर स्टॉक को दिखाना है बैलेंस शीट में इन्वेंट्री तो कॉस्ट या एनआरवी विच एवर एज लोअर पे दिखाना है, ऐसा एएस 2 बोलता है। हाँ जी, पीपीई, कोई बच्चा बताएगा एएस कौन सा है? पीपीई। एएस 10 बताता है पीपीई को कॉस्ट पे दिखाना है, यानी कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन पे दिखाना है। तो अगर किसी कंपनी ने शेड्यूल 3 और एएस फॉलो करे तो हम क्या बोलेंगे? उनका फ्रेमवर्क अप्रोप्रिएट है या उन्होंने फ्रेमवर्क कंप्लाई की है? हाँ, हम बोलेंगे कंप्लाई की है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सब बच्चे बताना कौन सा वर्ड सही है। एक कंपनी ने शेड्यूल 3 और एएस फॉलो करे हैं, सब कुछ सही से फॉलो किए, ऑलमोस्ट फॉलो किए, तो हमें क्या बोलना चाहिए? हमें यह बोलना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, क्योंकि सब कुछ फॉलो हुआ है। या हमें यह बोलना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स, मतलब ऑलमोस्ट 100% तो कभी बोल ही नहीं सकते ना, इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कौन सी लाइन सही लग रही है? अगर शेड्यूल 3 और एएस फॉलो हुए हैं, शेड्यूल 3 और एएस फॉलो हुए हैं तो दोनों लाइनें बिल्कुल ठीक है। आप दोनों में से कोई भी लाइन यूज कर सकते हो। आप पहली लाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ये भी ठीक है। अगर आप लिखते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो ये भी लाइन बिल्कुल ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव जब हम कल पढ़ रहे थे तो वहां क्या लिखा था? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। जब हम अश्योर होंगे कि बड़ी बड़ी गलतियां नहीं है, तभी तो हम बोल पाएंगे दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर, बेटे एज पर एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। सब बच्चे बताओ, अगर इन्वेंट्री को गलत वैल्यू कर रखा है, पीपीई की अकाउंटिंग गलत कर रखी है, तो क्या एप्लीकेबल एफआरएफ है या नहीं है?
तो हम ये बोलेंगे कि आप अगर AS2 फॉलो नहीं हुआ, AS10 फॉलो नहीं हुआ, तो हम दो बातें बोलेंगे। हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेन मटीरियल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बड़ी बड़ी गलतियां हैं, इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। क्यों गलती हुई है ना, जब गलती होगी तो आप इनमें से कोई एक लाइन लिखेंगे, और जब कोई गलती नहीं है तब भी इनमें से एक लाइन। मान लो सब कुछ सही है तो आप बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। तो आज के बाद बताओ क्या वर्ड कंफ्यूज करेगा, व्हाट इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, या क्लियर है? भाई आवाज नहीं आई? क्लियर है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सोच के जवाब देना। हाँ जी, चलो अभी नहीं पूछता। व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? पढ़िए, फ्रेमवर्क अडॉप्टेड फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए आपने जो फ्रेमवर्क फॉलो किया, विच इज एक्सेप्टेबल। अब इसका मतलब समझाओ कौन कोई बच्चा। आपका फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए। हाँ जी, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ एंटिटी। बस मैं यहां पे 1 मिनट के लिए ब्रेक मारता हूं। एंटिटी के नेचर पे डिपेंड करेगा उसका फ्रेमवर्क। बैंकिंग कंपनी का नेचर अलग होता है, इंश्योरेंस कंपनी का नेचर, तो क्या दोनों का फ्रेमवर्क सेम होगा या अलग अलग होगा? यहीं पे ब्रेक मार दो, नेचर ऑफ एंटिटी। सेकंड, क्या हमें सिर्फ नेचर ऑफ एंटिटी देखना है या अपने लॉस को भी देखना है? हमारे लॉस क्या बोलते हैं, हमारे एप्लीकेबल लॉस। एग्जाम्पल, कंपनीज जो है वो किसको फॉलो करती हैं बताना? शेड्यूल 3 को। कंपनीज किसको फॉलो करती हैं दोस्तों, बोलो? शेड्यूल 3 को। सब बच्चे जरा इधर आना, जरा 1 मिनट। हमने लॉ में पढ़ा है, मैं बस एक बार दिखा रहा हूं। जब हम अकाउंट्स के चैप्टर पे जाते हैं, अकाउंट्स के चैप्टर में जाके 129 खोलते हैं, 129 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पढ़ पा रहे हो? जरा पढ़ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंपनी। जब वो किसको कंप्लाई करेंगे दोस्तों, बोलो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। और साथ में उनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए दोस्तों, बोलो? एज पर शेड्यूल 3। क्या मेरी बात मैच कर गई? कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू तभी मानी जाएंगी जब वो AS फॉलो करेंगी और साथ में शेड्यूल 3 फॉलो करेंगी। फिर इन्होंने नीचे एक बात लिखी थी, याद है? कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हो तो आप इंश्योरेंस एक्ट को फॉलो करोगे, आप बैंकिंग कंपनी हो तो बैंकिंग लॉ को फॉलो करोगे। वही आपका फ्रेमवर्क बताएंगे। क्या बात क्लियर है? हाँ जी दोस्तों, करें आगे बात को, मूव करें। तो अभी हमने सिर्फ 3 कंसेप्ट सीखे। व्हाट इज स्कोप? फास्ट स्कोप क्या होता है? हमारी रेंज, हमें क्या करना है। कौन सा एग्जाम्पल दिमाग में रहेगा? सिनेमा की स्क्रीन दिमाग में रखना। क्या बात क्लियर? ऑडिट का पर्पस यूजर्स का कॉन्फिडेंस। भाई आवाज नहीं आ रही। ऑडिटर का पर्पस यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। व्हाट इज एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? वो लॉज और वो स्टैंडर्ड जिसके हिसाब से कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई या अकाउंटिंग करी। कुछ भी वर्ड बोल सकते हो। बोलो बच्चे, बोलो। क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई। अब देखो, स्कोप इंक्लूड्स में चलेंगे। अब हम चलते हैं किसमें? 1 मिनट के लिए मैं ब्रेक मारता हूं यहां पे। हाँ जी, 1 मिनट के लिए। हमने क्या क्या पढ़ लिया किताब में से? हमने ऑब्जेक्टिव तो कल पढ़ लिया था। आज की किताब में कहां से कहां पे हैं हम जरा देखना। हमने यहां तक पढ़ लिया। हमने ये 3 चीजें पढ़ ली। सब बच्चे आपके पास ये वाले नोट्स अवेलेबल है? अब यहां से पढ़ के आइए, मीनिंग, पर्पस और डेफिनेशन। जल्दी से पढ़ना, बहुत लड्डू लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सुप्रीत, सारा कुछ नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वहीं से लर्न करना है। यस, सबने पढ़ लिया? कुछ मैच किया? कुछ मैच कर रहे हैं? ये ICI की बुक पढ़ रहे हो आप? मेरी बुक नहीं है ये। बुक किसकी है? कहने का मतलब तो ये सेम मैंने ICI का बुक आपको पढ़ाया। अब चले नेक्स्ट पॉइंट पे। किसी को डाउट?
थोड़ा सा लर्न करने में कंफर्टेबल हो जाओगे एक दो क्लास के बाद ये वर्ड, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सर मुझसे ना लर्न हो ये लाइन, तो हाँ ये तो गड़बड़ वाली बात है। तो फिर दूसरी लाइन कौन सी है? आसान लाइन। सर वो इतनी अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ी हैवी लग रही है ना? एक मिनट, अब एक चीज और दिखा दूं, एक मिनट बस, फिर चले वापस। ये देखो, एक मिनट के लिए बस, चलो 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 चलो। चलो भाई चलो। एक मिनट, देखिए हम ओपिनियन जब देते हैं, ये चैप्टर 8 में ले गया मैं आपको, जब हम अपना क्या देते हैं? ओपिनियन। मैं जो बात बोलूंगा वो यहीं से पढ़ना। बट ऑडिटर ओपिनियन शेल, ऑडिटर शेल यूज वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विच आर रिगार्डेड एज इक्विवेलेंट। लाइन समझ आया? इनमें से कोई एक फ्रेज यूज करते हैं, दोनों फ्रेजेस इक्विवेलेंट है। पहला पहला फ्रेज पढ़ना, इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स ट्रूली फेयरली इन मटीरियल रिस्पेक्ट एज पर द एप्लीकेबल। या तो आप ऐसे लिख देंगे एज पर एप्लीकेबल, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू एज पर द एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। क्या दोनों को इक्वल माना गया? अगर कोई ट्रू एंड फेयर व्यू वर्ड यूज करना चाहता है वो वर्ड यूज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अभी के लिए हम मूव करते हैं आगे। अब हम किस में चलेंगे दोस्तों, बताना? स्कोप इंक्लूड्स, और फिर आएगा स्कोप एक्सक्लूड्स। करें शुरू। स्कोप इंक्लूड्स में पहली बात देखते हैं, कौन सा एग्जांपल मैंने आज दिया है। ऑडिट कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज दिया था एग्जांपल, सिनेमा का एग्जांपल। ऑडिट में सब चीजें ऑर्गेनाइज करना, कोई चीज छोड़नी, इस तरह से ऑर्गेनाइजिंग करना कि कोई चीज छूट ना जाए। सिनेमा में जा रहे हो, हर चीज चेक करनी है उसकी जाके। हाँ जी, वी हैव टू कवर एवरीथिंग। बोलो बच्चे, किसी को सवाल? अब मेरे साथ चलो। सेकंड चीज, हमें क्या श्योर करना है? क्या जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है, वो सफिशिएंट है? आई रिपीट, क्या देखना है दोस्तों, बताना? क्या जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल एंड, अब मैं दोनों वर्ड समझाऊंगा, 2 मिनट के लिए ब्रेक मारना। वो रिलायबल है, वो सफिशिएंट है। करें स्टार्ट। अब मैं घर से सुबह आता हूं, मेरा खाना कौन पैक करता है? आपको पता है, मेरी मम्मा पैक करती है, मेरी वाइफ पैक नहीं करती। मेरी मम्मा पैक करती है खाना। अब मैं घर से निकलने लगा तो मम्मा थे नहीं, मम्मा पैक करके निकल के गुरुद्वारे चले गए। तो वाइफ बोली, मम्मा ने खाना पैक कर दिया? मैंने कहा हाँ कर दिया। कितनी चपाती पैक करी है? मैंने कहा 2 चपाती। दाल में नमक है? दाल दी है ना उन्होंने, दाल में नमक डाला है? मैंने कहा बिल्कुल डाला है, बहुत अच्छा बनाया उन्होंने खाना। सब्जी दी है साथ में? मैंने कहा बिल्कुल दी है। सैलड दी है? मैंने कहा बिल्कुल दी है। कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं है ना उन्होंने? मैंने कहा नहीं। कह रही तुम साइड हटो। उसने मेरा डब्बा खोल दिया, रोटियां देख रही है, सब दाल टेस्ट करी उसने, कह रही दाल में तो नमक ही नहीं है, उसने ऊपर से नमक डाला। सब्जी देखने लगा, सब्जी का डब्बा तो खाली पड़ा है। कह रही तुम कह रहे हो सब्जी है? मैं कहा मुझे तो लगा था मम्मा ने डाली होगी। कह रही मम्मा ने सब्जी तो डाली नहीं आपको। आप बताओ, वो रोटी गिन रही है, सब्जी देख रही है, या सब्जी को टेस्ट कर रही है? क्या कर रही है वो क्वांटिटी देख रही है या क्वालिटी देख रही है?
दाल का टेस्ट क्वांटिटी है या दाल की क्वालिटी है? अच्छा, एक रोटी कच्ची थी, एक रोटी बीच में से पूरी तरह कुक नहीं हुई, उसने वो रोटी हटा दी, कह रही ये रोटी ठीक नहीं है, ये नहीं लेके जाओगे। मैंने कहा दो ही तो रोटी है तो उसमें से एक हटा रही है, कह रही कच्ची रोटी थोड़े ना खाओगे आप। अब आप मुझे बताओ, वाइफ कर क्या रही है? वो मेरे लंच बॉक्स की रिलायबिलिटी वेरीफाई कर रही है या सफिशिएंसी वेरीफाई कर रही है? पहले सफिशिएंसी सबको समझ आ गया होगा। सफिशिएंसी, जितना खाना होना चाहिए उतना खाना है या नहीं है। और उसके बाद रिलायबिलिटी से क्या मतलब है? रिलायबिलिटी क्या खाना बिल्कुल खाने लायक है? अब चपातियां तो दो हैं, लेकिन अगर एक कच्ची है, दाल तो है बट उसमें नमक ही नहीं है, तो खाने लायक है वो या नहीं है? नहीं है सर। तो आप बताओ, आपको क्वांटिटी चाहिए या क्वालिटी चाहिए? अब अकाउंट्स में चलते हैं, अब इसे अकाउंट्स में लेकर आओ। आपको अकाउंट्स में क्या चाहिए? कंपनी बोल रही है हमने अपने 100 एम्प्लॉइज को सैलरी पे करी है। मैंने कहा तो मुझे सबूत दिखाओ। कह रही है सर सबूत में आपको सारे एम्प्लॉइज की अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा देते हैं। बैंक स्टेटमेंट मैं सारे एम्प्लॉइज को सैलरी ऑनलाइन पे करी, सब एम्प्लॉइज का नाम आ रहा है, सब एम्प्लॉइज की सैलरी के लिए बैंक स्टेटमेंट दिखा रही है। मैंने कहा अटेंडेंस रजिस्टर भी दिखा दो, उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर भी दिखा दिया, उसमें 100 एम्प्लॉइज का नाम है और बैंक स्टेटमेंट में से 100 एम्प्लॉइज की सैलरी माइनस हुई है। दोस्तों बताइए, पहले मुझे सफिशिएंसी पे सवाल चाहिए। मैंने कहा मुझे टीडीएस की स्टेटमेंट भी दिखा दो, जब एम्प्लॉइज को सैलरी दी होगी तो टीडीएस तो काटा होगा तुमने। कह रहे सर देख लो। अब आप बताओ, सैलरी चेक करने के लिए कंपनी की बैंक स्टेटमेंट, अटेंडेंस रजिस्टर, टीडीएस रजिस्टर बहुत है या और भी चीजें चाहिए? तो इसका मतलब बताओ ये किसका एग्जाम्पल है? बहुत है सर, और क्या करोगे? यानी कॉमन फास्ट सफिशिएंट है। अब रिलायबिलिटी का मतलब, बच्चों बताओ इसमें कौन सी चीज सबसे ज्यादा जेन्युइन होगी? बैंक स्टेटमेंट, अटेंडेंस रजिस्टर या टीडीएस का रिटर्न? मुझे लगता है दो चीजें बहुत ज्यादा रिलायबल है, बैंक स्टेटमेंट और टीडीएस वाला। क्या अटेंडेंस रजिस्टर तो अपने आप ही बनाते हैं, उसमें 2-4 एम्प्लॉय नकली दिखा सकते हैं? बताओ। आवाज नहीं आई। तो मुझे अब क्या करना है? ऑडिटर मस्ट बी रीजनेबली सेटिस्फाइड कि जो भी, अब आप बताना मुझे एक बात, मैंने सैलरी को चेक किया, सैलरी की फिगर्स बिल्कुल सही थी। मैंने सैलरी को चेक किया बैंक स्टेटमेंट से, अटेंडेंस रजिस्टर से, टीडीएस से, 10 करोड़ की सैलरी पे करी है। दोस्तों बताना 10 करोड़ की फिगर बिल्कुल सही है। आप बताओ, और इन्होंने पूरी रिकॉर्ड करी है, इन्होंने सैलरी को दिखाया है। मेरा डाउट, क्या बोलते हो? ऑडिटर मस्ट बी रीजनेबली सेटिस्फाइड, या जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, जो भी सोर्स डेटा है, क्या वो रिलायबल? और अब एक बात बताओगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और डेटा रिलायबल है और सफिशिएंट है? सैलरी चेक करने के लिए 3 चीजें रिलायबल है या सफिशिएंट है? जल्दी बोलो। सैलरी चेक करने के लिए ये 3 चीजें क्या है? रिलायबल है या सफिशिएंट है? 3 चीजें सफिशिएंट है। और इनमें से 2 चीजें बताओगे जो रिलायबल है। तो हमें क्या देखना है कि हमारे पास जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है ना, वो रिलायबल हैं, वो सफिशिएंट है। क्यों देखना है दोस्तों? बताओ। अगर रिकॉर्ड से रिलायबल और सफिशिएंट नहीं होंगे तो हम चेक किसको करेंगे? हमने इन्हीं रिकॉर्ड्स को तो चेक करना है, तो रिकॉर्ड्स क्या होने चाहिए? रिलायबल एंड सफिशिएंट। अब एक और एग्जांपल देना, अगर अटेंडेंस रजिस्टर में सैलरी ज्यादा लोगों की, नकली इंप्लॉइज की भी चढ़ा रखी है इन्होंने, तो सैलरी अटेंडेंस रजिस्टर क्या रिलायबल माना जाएगा या नॉट रिलायबल? अकाउंटिंग रिकॉर्ड रिलायबल या नॉट रिलायबल? बोलो बच्चे, क्या बात क्लियर है? हमें देखना क्या है कि इनके रिकॉर्ड्स और इनका डेटा से मेरा मतलब है जो भी बिल इन्होंने मेरे सामने पेश किया, जो भी वाउचर मतलब सैलरी के लिए कोई बच्चा बताएगा सैलरी का वाउचर क्या होगा? सैलरी स्लिप, जो बिल होते हैं उन्हें सैलरी स्लिप को वाउचर बोलते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट का एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट का एग्जांपल टीडीएस का सर्टिफिकेट, क्या ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिलायबल और सफिशिएंट हैं? आवाज नहीं आई। डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, रिलायबल या सफिशिएंट? कौन सी चीजें रिलायबल एंड सफिशिएंट होनी चाहिए? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सोर्स डेटा। सोर्स डेटा वर्ड क्या हुआ बेटा? जो बिल्स इन्होंने मेरे को दिखाए, जो पेपर्स इन्होंने मुझे दिखाए, वो भी रिलायबल होने चाहिए और सफिशिएंट होने चाहिए। चलो एक आखिरी एग्जांपल के साथ बात खत्म करता हूं। आप सब बच्चे बताओ, कंपनी उत्तराखंड में कहीं रहती है, बाढ़ आई, सारे रिकॉर्ड्स डूब गए, कुछ है ही नहीं। अब आप बताओगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और डेटा अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल नहीं है तो मैं रिलायबिलिटी पे डाउट करूंगा या सफिशिएंसी पे डाउट करूंगा? कुछ है ही नहीं, सफिशिएंसी ही नहीं है, मैं चेक क्या करूंगा दोस्तों बताओ?
बोलो फर्स्ट पॉइंट समझ आया? अब मुझे एक बात का सच्ची से जवाब देना। कहते हैं रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी इज जज्ड बाय दो चीजें। अब मैं दो चीजों के नाम बोलूंगा। सबसे पहला अकाउंटिंग सिस्टम, दूसरा चीज इंटरनल कंट्रोल। और दूसरी चीज को बच्चा बताएगा मैंने क्या लिखा, परफॉर्मिंग टेस्ट, इंक्वायरीज एंड ऑडिट प्रोसीजर। अब 5 मिनट के लिए सब बच्चे शांत हो जाओ। अब 5 मिनट के लिए सब लोग शांत हो जाओ और मुझे एक एग्जाम्पल समझाओ। आज हमने बात किसकी करी दोस्तों, बताना? सिनेमा की। तो एग्जाम्पल सिनेमा का ही कैरी करती है। सब बच्चे बोर्ड पे देखो, मैं आपके सामने 2 ऑप्शन खोल रहा हूं, देखते हैं क्या समझ आता है आपको। सिनेमा अपनी डेली अकाउंटिंग करता है, जितने टिकट्स बिकी उनकी डेली क्या करता है दोस्तों, बोलो, अकाउंटिंग करता है। क्लियर? डेली अकाउंटिंग करने के बाद उनको नेक्स्ट डे पहले डेली एक डेली रजिस्टर बनाते हैं, कैश रजिस्टर, जितने टिकट्स बिकी डेली कैश रजिस्टर में चढ़ाते हैं, फिर नेक्स्ट डे मेन अकाउंट्स में चढ़ा लेते हैं, मेन कैश बुक में चढ़ा लेते हैं। अकाउंटिंग डेली बेसिस पे होती है, हाँ जी। और रेगुलर मंथली बेसिस पे जीएसटी कैलकुलेट करके डिपार्टमेंट्स के पास जमा कराता है, हाँ जी। एनुअल बेसिस पे अपना पीएनएल बना रहे, बैलेंस शीट बना रहे। रेगुलर बेसिस पे जो जो अकाउंट्स मैंडेटरी हैं सारे अकाउंट्स बना रहा है। दोबारा डेली अकाउंट्स बना रहा है, मेन अकाउंट्स में नेक्स्ट डे एंट्री करता है, जीएसटी रेगुलर बेसिस पे जमा करा रहा है, कॉमन फास्ट। और कौन सा पॉइंट है, पीएनएल और बैलेंस शीट एनुअल बेसिस पे बना रहा है। और लास्ट जितने भी अकाउंट्स मैंडेटरी है सब बना रहा है, सब कुछ शेड्यूल 3 और एएस के हिसाब से बना रहा है। इसको क्या नाम देंगे, ये क्या है, कोई बच्चा बताएगा? ये उनके क्या क्या बोलेंगे इसको, ये क्या कर रहे हैं? वो अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इसका नाम रख देते हैं, ये सिनेमा हॉल का अकाउंटिंग सिस्टम है। अब आप बताओगे व्हाट इज अकाउंटिंग सिस्टम, जल्दी से। अकाउंट्स बनाने का पूरा प्रोसीजर, उसे बोलेंगे अकाउंटिंग सिस्टम। व्हाट इज अकाउंटिंग सिस्टम? सेम एग्जांपल कंटिन्यू हो रहा है, देखते हैं क्या समझ आता है। सब बच्चे देखो, सिनेमा ने गेट पे एंट्री एग्जिट पे बंदे खड़े कर रखे हैं, कोई भी फालतू बंदा अंदर नहीं घुस सकता। मेरा डाउट, मूवी खत्म होने के बाद पहले क्लीनिंग होती है, फिर नेक्स्ट शो लगता है, हाँ जी। मेरा डाउट, बच्चे जो भी टिकट इशू करता है ना, वो ऑथराइज पर्सन ही होता है, कोई इधर उधर का बंदा टिकट इशू जो इशू करेगा वो कौन होगा दोस्तों, बोलो, ऑथराइज पर्सन। मूवी पहले परचेज होती है, मूवी की पेमेंट करने के बाद ही मूवी को चलाया जाता है। मेरा नेक्स्ट सवाल, बच्चे सिनेमा अपनी रेगुलर मेंटेनेंस करवाता है, सिनेमा अश्योर करता है कि कोई रिफंड अगर हुआ है, रिफंड समझते हैं, किसी की टिकट कैंसिल हुई है, रिफंड की है, रिफंड एक ऑथराइज पर्सन ही करे, कोई हर बंदा रिफंड ना कर दे, जिसके पास अथॉरिटी है वही रिफंड करेगा। बच्चों एक बार जरा एग्जाम्पल्स रिपीट करना। गेट पे एंट्री पे एक लड़का खड़ा है, मेरा डाउट, गेट पे एक एंट्री पे खड़ा है, एग्जिट के समय भी लोग खड़े हैं। एग्जिट पे क्यों खड़े हैं पता है आपके? एंट्री पे क्यों और एग्जिट पे क्यों खड़े हैं लोग? ताकि कोई बिना टिकट के अंदर ना आ जाए। नेक्स्ट सवाल, मूवी खत्म होने के बाद मूवी की हॉल की क्लीनिंग होती है, कोई ऐसा तो नहीं है जो छुपा पड़ा सीट के पीछे अगली मूवी भी देख लूंगा? हो सकता है, ऐसा दिमाग है लोगों का। नेक्स्ट सवाल का जवाब देना, टिकट कौन इशू करता है मूवी की? कोई भी बंदा ही है, कुछ ऑथराइज लोग है वही इशू करते हैं। नेक्स्ट सवाल, मूवी परचेज करते हैं, मूवी की पेमेंट होती है, ये भी एक ऑथराइज पर्सन ही मूवी परचेज करके उसकी पेमेंट करके उसको चलाता है। नेक्स्ट सवाल, सिनेमा की रेगुलर मेंटेनेंस होती है। नेक्स्ट सवाल, रिफंड ऑथराइज पर्सन ही करता है। बल्क मूवी परचेज करनी है, बल्क मूवी टिकट्स परचेज करनी है, वो भी कोई ऑथराइज पर्सन ही करता है। ये क्या है? क्या ये इनकी अकाउंटिंग है? सोच के जवाब देना। या ये इनका काम करने का सिस्टम है? तो इसका नाम रखते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एक ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का तरीका। अब आप दोनों सिस्टम्स में डिफरेंस समझाओगे मुझे। एक ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करता है, ये उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। वो अकाउंट्स कैसे बनाता है, उसका अकाउंटिंग सिस्टम। कौन सा बड़ा इनमें?
इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बड़ा है या अकाउंटिंग सिस्टम बड़ा है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बड़ा है। क्या मैं बोल सकता हूं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब कंपनी के काम करने के तरीके? अकाउंटिंग भी तो कंपनी का ही एक काम है, तो अकाउंटिंग सिस्टम भी कहीं ना कहीं किसका पार्ट बन सकता है बताओ? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। चलो अब आप मुझे बताओगे, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अब एक एग्जांपल आपसे सुनूंगा। बताओ जी, मैं वेट कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन था बच्चों से, वैभव जलान क्लासेस का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनवाओगे मुझसे? जरा मैं आपकी हेल्प मांग रहा हूं। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ जी बेटा, क्लासेस टाइमिंग पे चलती हैं, क्लासेस टाइमिंग पे होती है, बच्चों के आईडी कार्ड चेक होते हैं, बुक ऑथराइज लोग ही इशू करते हैं। बुक कौन इशू करता है दोस्तों बोलो? ऑथराइज। फीस पहले लेते हैं, फिर क्लास में अटेंड करने देते हैं। ऑनलाइन का भी ऑप्शन देते हैं, लेकिन जो बच्चा ऑनलाइन है उसे ऑफलाइन में बैठने नहीं देते। जिसने ऑनलाइन की फीस दी है वो ऑफलाइन में नहीं बैठ सकता। टेस्ट रेगुलर लेते हैं। हाँ जी, टेस्ट ना दो, रेगुलर टेस्ट है या ना लो तो कॉलिंग, घर पे कॉल चला जाता है। ओके, इनकी कुछ एक्टिविटीज आउटसोर्स है, पेपर चेकिंग आउटसोर्स है, और भी कुछ चीजें हैं जो इनकी आउटसोर्स हुई पड़ी है। ये क्यों? ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली अपना काम करता रहे। तो इसको क्या नाम देंगे हम सब बच्चे बताओगे? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। चलो अब इसके साथ पैरेलली बताओगे अकाउंटिंग सिस्टम। फास्ट फास्ट। क्या ये मेरा डाउट, इनके पास डेली कोई ना कोई फीस रजिस्टर होगा जिसमें जो बच्चा जो फीस पे कर रहा है वो रोज के उस रजिस्टर में चढ़ती होगी? फिर बताओ, डेली फीस रजिस्टर बनता है, और हाँ जी, उसको रेगुलर कैश बुक में चढ़ाया जाता है। बाद में जितनी भी फीस आती है रेगुलर कैश बुक में चढ़ाई जाती है। स्टूडेंट का एक रजिस्टर बनाया जाता है, स्टूडेंट बैच रजिस्टर। हर बैच का एक रजिस्टर होता है देखने के लिए कि कितनी फीस आई है। एनुअल बेसिस पे P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। शेड्यूल 3 फॉलो करते हैं। अकाउंटिंग, ये सब क्या है? इनका अकाउंटिंग सिस्टम। बोलो बच्चे बोलो, क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? यहां तक बात समझ आ गई जो मैंने समझाया? मैं इस पे और भी बोलूंगा अगली क्लासेस में, लेकिन आज की क्लास में मैं इस पे इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता। हाँ भाई, सार्थक क्लियर है? सार्थक नहीं, ये तो वो बैठा है। हाँ भाई क्लियर है लड़के? मेरा डाउट अभी बोलो, सो गया था? जाग गया? अभी जाग रहे हो? थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगी? नहीं, मैं अश्योर तो करूंगा कि नींद कम से कम आए। बच्चों अब मेरा एक क्वेश्चन है, मैं एक सवाल का जवाब मांग रहा हूं। सब बच्चे रेडी हैं? मुझे जवाब दोगे। एक वैभव जलान क्लासेस का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तुम लोगों ने सुनाया मुझे अभी, और एक ट्यूशन जहां पे तुम 11वीं 12वीं में पढ़ते थे उनका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अपने माइंड में लाना। बताना किसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है? वैभव जलान क्लासेस का। हमारी 11वीं 12वीं की ट्यूशन से तो ज्यादा स्ट्रांग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, अकाउंटिंग स्ट्रांग है। तो बताओ किसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, किसका डेटा ज्यादा रिलायबल होगा? वैभव जलान क्लासेस के अकाउंट्स में गलती कम होगी, या 11वीं 12वीं के ट्यूशन के जो टीचर्स हैं उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड ज्यादा रिलायबल होंगे? क्या लग रहा है, किनका ज्यादा रिलायबल होंगे अकाउंट्स? वैभव जलान क्लासेस के। कैसे लग रहा है? आवाज नहीं आई? उनके अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देख के। लेकिन ये तो वही बात हो गई भाई, सिर्फ देख के लग रहा है। वैभव जलान क्लासेस का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो लगता है इनके अकाउंट ज्यादा रिलायबल होंगे। वो 11वीं 12वीं वाला जो ट्यूशन टीचर था, छोटी सी कमरे में पढ़ा रहा था बेचारा, उसके यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं था, खुद ही बच्चों से फीस लेता था, खुद ही रसीद काट के दे देता था, उसके यहाँ तो कोई सिस्टम ही नहीं था। तो किसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड ज्यादा रिलायबल लग रहे हैं? वैभव जलान क्लासेस के। सिर्फ सिस्टम देख के डिसाइड होगा, या अब हमें टेस्टिंग करनी चाहिए, अब हमें चेकिंग करनी चाहिए? क्योंकि जैसा दिखता है जरूरी नहीं वैसा होता। क्या पता तुम्हें वैभव जलान क्लासेस का सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तुम उसकी चेकिंग करो तो अकाउंट्स में दुनिया भर के फ्रॉड हो। और वो छोटा सा बेचारा गरीब सा टीचर, सिस्टम उसके पास कोई नहीं था, लेकिन था वो ईमानदार, अकाउंट्स ईमानदारी से उसने बनाए। बोलो, तो क्या सिर्फ उस सिस्टम को देख के डिसीजन लेना पड़ेगा या खुद टेस्टिंग करनी पड़ेगी? चेकिंग करके डिसाइड होगा, यस और नो। तो क्या, अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रिलायबल हैं या नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा?
आईसीएस और अकाउंटिंग सिस्टम देख के या टेस्टिंग करके? दोनों चीजें साइमल्टेनियसली जोड़ सकती हैं। हमें ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी देखना पड़ेगा और उसकी यहां पे टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी। फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कॉमन फास्ट उसके रिकॉर्ड्स रिलायबल हैं, आवाज नहीं आई, या नहीं है। अगर अकाउंट्स रिलायबल होगा, जल्दी बोलो, अकाउंट सही होंगे, कैसे डिसाइड होगा अकाउंट सही है? फास्ट बोलो। टेस्टिंग करके या सिस्टम्स देख के, या दोनों काम? दोनों काम। पहले सिस्टम्स देखेंगे, उसके बाद टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद डिसाइड होगा कि रिकॉर्ड्स रिलायबल है। भाई आवाज नहीं आई, रिकॉर्ड्स रिलायबल है। भाई अगर सेल का रिकॉर्ड रिलायबल है, परचेज का रिकॉर्ड रिलायबल है, बेटा तो बताओ ना, सेल परचेज में कोई गड़बड़ है ही नहीं। तो मेरा डाउट सब लोगों से रैप अप करेंगे मेरे लिए। कैसे? देखो, मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, सब बच्चे जरा रैप कर देता हूं मैं सारा कुछ यहां से। मेरा डाउट, अरे आजा भाई, कहां गया? हेलो हेलो हेलो, कहां गया भाई तू? यस, 1 मिनट रैप अप करेंगे, फास्ट फास्ट। अरे ये तो चल रहा है, कोई बात नहीं। हाँ जी, मेरा सवाल सब लोगों से, सबसे पहले क्या चेक करना है? देर ध्यान से बताना। ऑडिटर को क्या अश्योर करना है कि जो रिकॉर्ड्स वो उसके सामने पड़े वो रिकॉर्ड्स सफिशिएंट हैं और रिलायबल हैं। इसके लिए 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम, स्टडी एंड असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है चेकिंग। स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। हमें इन सिस्टम्स को स्टडी करना पड़ेगा। असेस मतलब देखना पड़ेगा कैसे हैं, अच्छे हैं या बेकार है। और दूसरा काम क्या करना? एंड के बाद क्या लिखा है जरा पढ़ना? परफॉर्मिंग टेस्ट, इंक्वायरीज, प्रोसीजर्स। टेस्टिंग करनी है, पूरी बात बोलूं, किसकी टेस्टिंग? रिकॉर्ड्स की। जब तक टेस्टिंग नहीं करेंगे कैसे पता लगेगा कि रिकॉर्ड्स शक्ल देख के डिसाइड हो जाएगा रिलायबल है या चेक करके डिसाइड होगा? पहले चेक करेंगे या पहले सिस्टम्स देखेंगे? अब जब बच्चे बताएंगे सिस्टम्स और चेकिंग में क्या रिलेशन है, जल्दी बोलो। सिस्टम जितना अच्छा लगेगा यूजुअली हम उसमें चेकिंग कम करेंगे, और सिस्टम जितना बेकार लगेगा उतनी ज्यादा चेकिंग करेंगे। ऐसा ही होता। तभी पहले बोला पहले सिस्टम्स देखो और फिर चेकिंग करो। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, हमने सिस्टम्स देख लिए, चेकिंग कर ली, कॉमन फास्ट सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही हैं, मतलब सेल का रिकॉर्ड सही है, परचेज का रिकॉर्ड सही है, रेंट का रिकॉर्ड सही, सारे रिकॉर्ड सही हैं, तो क्या मैं बोलूंगा कि मेरा रिकॉर्ड सही है? इसका मतलब मेरी जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल भी है और सफिशिएंट भी है। मेरी सारी सेल्स का डेटा ओके है, परचेज के रिकॉर्ड चेक कर लिए ओके हैं, सारे आइटम्स चेक कर लिए सारे बिल्कुल ओके हैं। बस इतनी बात खत्म। आइटम सारे सही हैं, सेल भी सही है, परचेज भी सही है, सबकी कैलकुलेशंस कर ली, सब कुछ सही है। कैसे किया? एंड करो। कैसे किया भाई? आवाज नहीं है। कैसे किया? पहले टेस्टिंग करिए, पहले सिस्टम्स देखे। अब आ गई बात, अगर अकाउंट्स का डेटा सारा सही है, अब क्या रह गया? सिर्फ देखना क्या डिस्क्लोजर सही है। सब बच्चे आवाज नहीं है, क्या बोलोगे? डिस्क्लोजर सही है। अब एक एग्जाम्पल, 2 मिनट। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? व्हाइट शर्ट में आपका नाम क्या है? ऋत्विक, RITVIK। चलो मान लेते हैं। ऋत्विक, शादी हो गई बेटा? अभी नहीं हुई। चलो शादी का कार्ड बनाते हैं तुम्हारा, वेडिंग कार्ड ऑफ ऋत्विक। ऋत्विक वर्सेस, नहीं वर्सेस नहीं है बेटे, मैं लॉ पढ़ाता हूं ना, मुझे केस लिखने की आदत है बोर्ड पे। मैं सैलोमन वर्सेस सैलोमन लिखने की आदत है ना। ऋत्विक वेड्स। ऋत्विक है कोई? है तो बता रहे, मैं अपने आप अज्यूम कर लूं सोनम, ठीक है? ओके, मेरा डाउट अब सब बच्चों से। ऋत्विक कार्ड तैयार है, वेडिंग कार्ड, बस इतना लिखा है, ऋत्विक वेड सोनम। ऋत्विक जेन्युइन बंदा है, रिलायबल बंदा है, सफिशिएंट है, सोनम भी है, एग्जिस्ट करती है। कार्ड बन गया, उस पर लिखा है वेडिंग कार्ड, मैरिज ऑफ ऋत्विक एंड ऑन 20 नवंबर 2026, बस इतना लिखा है। बताओ कार्ड सही है? क्या वेन्यू बताया, शादी कहां पे है? अगर सिर्फ डेट डाल दोगे, वेन्यू बताओगे ही नहीं, टाइम बताओगे ही नहीं, तो कार्ड कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? शादी जितनी मर्जी रिलायबल हो, जेन्युइन हो,
पूरा तो बताना पड़ेगा ना। अब मेरी बात को कोई जोड़ेगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अबे तुम ना एग्जाम्पल के बाद टॉपिक पे वापस आ जाया करो। शादी कितनी भी जेन्युइन हो, उसकी सारी बातें डिस्क्लोज तो करनी पड़ेंगी ना। तो क्या यहाँ वेन्यू लिखना पड़ेगा, टाइम लिखना पड़ेगा? आवाज नहीं आई? अब जरा अपनी बात में लाना। सेल रिलायबल है बट पीएनएल में पूरी चढ़ी नहीं। डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेटेड है बट बैलेंस शीट में माइनस करके दिखाई नहीं, नोट्स टू अकाउंट्स में उसके मेथड को बताया ही नहीं। तो क्या डिस्क्लोजर सही है या डिस्क्लोजर गलत है? डिस्क्लोजर से मेरा मतलब है जैसे डिस्क्लोज करना है, शेड्यूल 3 और एएस बोलते हैं कि आपने वैसे डिस्क्लोज करा या नहीं। हमें सिर्फ डेटा की रिलायबिलिटी एश्योर करनी है या डिस्क्लोजर भी देखना है। सेल 100 करोड़, सर मैंने चेक कर लिया ऑलमोस्ट सही है। अगर ऑलमोस्ट सही है तो आप बोलोगे रिलायबल है। अब हम किस पे चलेंगे दोस्तों? बोलो, क्या डिस्क्लोज ठीक से करा? हाँ जी। अब हमें क्या चेक करना है दोस्तों? बोलो, बस एक छोटा सा पॉइंट, क्या चेक करना है? फास्ट डिस्क्लोजर। किसका डिस्क्लोजर? फास्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिटर डिसाइड्स वेदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड। क्या सारी इंफॉर्मेशन को ठीक से डिस्क्लोज किया कंसिडरिंग शेड्यूल 3 और एएस फॉलो हुए या नहीं हुआ, या इंडियस फॉलो हुए या नहीं हुए। इंश्योर वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली समराइज एंड इवेंट। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारे ट्रांजैक्शन, सारी इवेंट समराइज्ड है, मतलब सब कुछ लिखा है? सेल परचेज क्या है? ट्रांजैक्शन है या इवेंट है? जल्दी बोलो। सेल परचेज ट्रांजैक्शन, सेल परचेज ट्रांजैक्शन है। रेंट पेड, सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, दीज आर ऑल, जितने अकाउंट्स के आइटम होते हैं सब ट्रांजैक्शंस होते हैं। अच्छा, पीएनएल जब बनाते हो, डेबिट साइड पे कुछ ट्रांजैक्शन लिखते हो, क्रेडिट साइड पे कुछ ट्रांजैक्शन लिखते हो, और जो एंड में नेट प्रॉफिट आता है या नेट लॉस आता है उसे इवेंट बोलते हैं। व्हाट इज इवेंट? इट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। AS1 पढ़ाओ अगर आपने। व्हाट इज इवेंट? इट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो आप बताना, हमें सिर्फ ट्रांजैक्शंस दिखाने हैं या नेट प्रॉफिट भी तो दिखाना होता है? तो हम क्या लिखते हैं? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारे ट्रांजैक्शंस और सारे इवेंट्स रिकॉर्डेड है ना? कोई चीज छूट तो नहीं गई? कोई चीज छूट तो नहीं गई? कोई आइटम छूट तो नहीं गया? बोलो भैया, बोलो भाई, आवाज नहीं आई। अब एक और चीज देखना, हमें मैनेजमेंट की जजमेंट्स को भी देखना पड़ेगा। अब आपको पता है कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो मैनेजमेंट की जजमेंट पे बेस्ड होते हैं। सेल, नो सर, सेल तो अपने हिसाब से चलती है। परचेज जितनी है उतनी रिकॉर्ड करते हैं। बट बताओ डेप्रीसिएशन, बट बताओ प्रोविजंस, ये दो आइटम की फिगर कहां से आती है? कितनी डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है, कितना प्रोविजन बनाना है, ये किसकी जजमेंट, किसका डिसीजन होता है? अच्छा, डाउटफुल डेट्स पे कितना प्रोविजन बनाएं? हाँ जी, बताओ जी, सोच के जवाब दो, कितना प्रोविजन बनाएं? ये इसकी कोई फिगर होती है, कोई फॉर्मूला है, या मैनेजमेंट की जजमेंट है? मैनेजमेंट की जजमेंट है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मैनेजमेंट की जजमेंट है? जल्दी बोलो, इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट की जजमेंट, उसकी मर्जी है कि वो क्या लेना चाहती है। तो ऑडिटर, अब ध्यान से सुनना, ऑडिटर को मैनेजमेंट की जजमेंट भी चेक करनी है। एग्जाम्पल, उन्होंने बोला जी हमने WDV लिया है, ऑडिटर पूछेगा SLM क्यों नहीं लिया? हमने फीफो मेथड रखा, क्यों? लीफो क्यों नहीं रखा? एवरेज मेथड क्यों नहीं रखा? हमने इन्वेंट्री को कॉस्ट पे दिखाया, क्यों NRV पे क्यों नहीं दिखाया? हमें मैनेजमेंट की क्या देखनी है? जजमेंट्स। क्या उन्होंने कोई डिसीजन गलत तो नहीं ले लिया? हमें जजमेंट वेरीफाई करनी चाहिए बेटा, या विश्वास कर लेना चाहिए? वेरीफाई तो करनी चाहिए। मैनेजमेंट जजमेंट्स इंक्लूड, अब इन्होंने एग्जांपल दिया कि मैनेजमेंट किन चीजों को लेकर जजमेंट लेती है। सुनो, मैनेजमेंट जजमेंट इंक्लूड्स सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जैसे डेप्रिसिएशन का मेथड एक अकाउंटिंग पॉलिसी है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड एक। ये दो किसके एग्जांपल है दोस्तों? बोलो, अकाउंटिंग। इन दोनों पॉलिसीज को मैनेजमेंट सिलेक्ट करती है, तो ये बन गई मैनेजमेंट की जजमेंट। देखो, डेप्रिसिएशन का मेथड एक अकाउंटिंग पॉलिसी है, SLM रखना है या WDV रखना है, ये मैनेजमेंट की जजमेंट है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए कॉस्ट पे रहना है या NRV पे रहना है, फीफो रखना है या लीफो रखना है, ये सारे क्या है? फीफो, लीफो, कॉस्ट, NRV, दीज आर अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसमें से कौन सी पॉलिसी सिलेक्ट करनी है? ये किसकी जजमेंट है? मैनेजमेंट की। किसी को बात समझ आया? जजमेंट, किसी चीज को पूरी तरह राइट ऑफ करना है या नहीं करना, ये किसकी जजमेंट है? मैनेजमेंट की।
तो मेरे बच्चों अब बस एक बात का जवाब देना, आपको 2 एग्जाम्पल समझ आइए किसके एग्जाम्पल्स हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी। इन्हीं अकाउंटिंग पॉलिसीज पे मैनेजमेंट अपनी क्या लेती है दोस्तों, बताना? जजमेंट। ऑडिटर इवैल्यूएट करता है कि मैनेजमेंट ने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करी, क्या वो पॉलिसी अप्रोप्रिएट और कंसिस्टेंट है। अगर डेप्रिसिएशन के लिए एसएलएम फॉलो करा, बताओ एसएलएम अप्रोप्रिएट मेथड है या नहीं है, आप बताओगे? एसएलएम अप्रोप्रिएट है या डब्ल्यूटीवी अप्रोप्रिएट है, या दोनों ही अप्रोप्रिएट है? दोनों ही अप्रोप्रिएट है। तो मैनेजमेंट ने अगर एसएलएम अब यूज किया वो भी अप्रोप्रिएट है, डब्ल्यूटीवी यूज किया। अब अगला वर्ड अप्रोप्रिएट के बाद कंसिस्टेंट है। अगर पिछले साल एसएलएम था, इस साल भी एसएलएम है, उससे पिछले साल भी एसएलएम था, लगातार 3-4 सालों से एसएलएम चलता आ रहा है, तो हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है। बस मैंने यहां पे 1 मिनट का हॉल्ट दिया, ऊपर से फिर आएंगे, ऑडिटर वेरीफाई करेगा सब कुछ डिस्क्लोज हुआ। सेकंड सवाल, क्या सारे ट्रांजैक्शंस, सारे इवेंट्स, दोनों चीजें डिस्क्लोज हुई हैं? अब रिलायबल की बात नहीं, सफिशिएंसी की बात नहीं, वो तो पिछले टॉपिक में निपट गया। क्या सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए, सारे इवेंट्स रिकॉर्ड हुए? थर्ड सवाल, मैनेजमेंट कुछ जजमेंट लेती है, हमें मैनेजमेंट की जजमेंट को भी तो चेक करना पड़ेगा। जैसे कि सब बच्चे बताओ, अकाउंटिंग पॉलिसीज पे मैनेजमेंट अपनी जजमेंट लेती है कि डिप्रिसिएशन का मेथड कौन सा रखना है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड कौन सा रखना है। हमें तो ये देखना है उन्होंने जो भी पॉलिसी सिलेक्ट करी, क्या वो अप्रोप्रिएट है और क्या मैनेजमेंट कंसिस्टेंट है। मेरे बच्चे जवाब देंगे। क्या मेरी बात सुनाई दे रही है? मैं क्या बोल रहा हूं? फास्ट फास्ट मेरे साथ रिपीट करना। क्या सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली? सेकंड सवाल, क्या सारे ट्रांजैक्शंस, सारी इवेंट्स रिकॉर्डेड है? थर्ड, मैनेजमेंट कुछ क्या लेती है? हमें मैनेजमेंट की जजमेंट को कंसिडर करना है, देखना है कि उनकी जजमेंट सही है या। एग्जाम्पल दे दो, मैनेजमेंट 2 चीजों को लेकर जजमेंट लेती है, डेप्रिसिएशन का मेथड, वैल्यूएशन का मेथड। नेक्स्ट, हमें क्या देखना है कि ये जो अकाउंटिंग पॉलिसी मैनेजमेंट ने सिलेक्ट करी और कंसिस्टेंट है या नहीं। बोलो भैया, आवाज नहीं आई? अच्छा एक बात बताओ, यहां तक क्लियर है? मैं 1 मिनट के लिए हॉल्ट करता हूं। मेरा डाउट, सब बच्चे बोर्ड पे देख के बताएंगे मुझे एक बात। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है? कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा? पीछे हो रहा है, समझ आ रहा है? हाँ जी, अब मेरे बात का एक जवाब देना बेटा। एक होती है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन और एक होती है प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन। ऑडिट किस चीज का होता है? सोचते हैं हिस्टोरिकल मतलब वो ट्रांजैक्शंस और वो इवेंट्स जो पास्ट में हो चुके हैं। पिछले साल की सेल, पिछले साल का प्रॉफिट, ये साल तो अभी खत्म ही नहीं हुआ, इस साल की सेल अभी पूरी कंप्लीट ही नहीं हुई, अभी तो फरवरी चल रहा है, मार्च तक जाके सेल्स कंप्लीट होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर हमने लिख दी कि 25-26 की सेल्स, ये 25-26 चल रहा है ना, 25-26 की सेल अगर मैं लिख दूं 100 करोड़, क्या ये 100 करोड़ की सेल है या मेरा अंदाजा है? बच्चे बताओ ये क्या माना जाएगा? अंदाजे को क्या बोलेंगे दोस्तों? बोलना प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन। अंदाजा क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव। अच्छा 24-25 का डेटा तैयार है, उसकी सेल्स है 50 करोड़, दोस्तों बताओ ये अंदाजा है या एक्चुअल सेल्स है? तो इसको क्या बोलेंगे? कौन सी इंफॉर्मेशन है? हिस्टोरिकल। जो फिगर्स पता है, जो काम हो चुके हैं, वो डेटा क्या माना जाएगा? हिस्टोरिकल। और जो अभी हुआ ही नहीं, अंदाजा है, प्रोस्पेक्ट। बोलो बच्चे बोलो, आवाज नहीं आई? मेरा क्वेश्चन था बच्चों से, आप बताओगे ऑडिटर ऑडिट किस चीज का करता है? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का या प्रोस्पेक्टिव का? पढ़िए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, दोबारा बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ historical financial information means the financial information derived from relating to past events, past condition. What do you mean by the word past events? पिछले जो प्रॉफिट कंप्लीट हो गए, 24-25 का प्रॉफिट कंप्लीट है, तो 24-25 के प्रॉफिट को मैं बोलूंगा पास्ट इवेंट। पास्ट कंडीशंस, पास्ट की कोई लायबिलिटी है हमारी, जो चीजें हो गई। एग्जांपल, सेल एंड परचेजेस रिकॉर्डेड इन दी, सिंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन, ऑडिट हमेशा किस चीज का होता है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। कभी नहीं सुनोगे कि ऑडिटर ने 27-28 का ऑडिट अभी कर दिया, 27-28 तो अभी आई नहीं है, उसका अभी से ऑडिट कैसे हो सकता है? ऑडिट हमेशा उन्हीं डेटा का होता है जो डेटा हिस्टोरिकल है, जो डेटा कंप्लीट है। अगर आप में से कोई मुझे बोलेगा सर 26, ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है?
25-26 आज तारीख क्या है बेटा? 24 फरवरी। सब बच्चे बताओ 24 फरवरी 26 क्या साल खत्म हो गया? आज कोई बच्चा मुझे ये बोल दे सर मेरा तो 25-26 का ऑडिट कंप्लीट है, दोस्तों जवाब दो, सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? गलत बोल रहा है, बताओ क्यों? आज तो साल अभी खत्म ही नहीं हुआ, ये डेटा अभी क्या माना जाएगा? क्या मैं बोल सकता हूँ 23 फरवरी तक का डेटा, 23 फरवरी तक का डेटा हिस्टोरिकल है, बट 24 फरवरी के बाद का अभी डेटा प्रोस्पेक्टिव है। जब तक पूरा साल का डेटा अवेलेबल नहीं होगा हम ऑडिट कैसे कर सकते हैं? हाँ करवाना है तो हम आपका 23 फरवरी तक का ऑडिट, 23 क्यों? हाँ 23 फरवरी तक का ऑडिट कर देंगे। कोई बताएगा 23 फरवरी तक का ऑडिट क्यों? वो 23 फरवरी तक यानी कल तक का तो डेटा तैयार होगा, वो तो हिस्टोरिकल डेटा है, उसका करवा लो ऑडिट कराना है तो। क्या बोलती है पब्लिक? बोलो, आवाज नहीं आई? आपको क्लियर है? अब मैं आपसे सिर्फ ब्रेक मारता हूं, सिर्फ 1 मिनट हम डिस्क्लोजर के पॉइंट्स को देखते हैं। 1 2 3 4 देखते हैं आपको याद है या नहीं है। 5 6 7 8 9 लो जी रैप अप करेंगे मेरे साथ, 2 बार बोलेंगे 9 पॉइंट्स, उसके बाद बंद कर देंगे। चलो जी डिस्क्लोजर के 9 पॉइंट। सबसे पहला क्या आइटम्स आर इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड एज पर दी प्रॉपरली डिस्क्लोज बोल दो। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट समराइजेस क्या सारे ट्रांजैक्शन सारे इवेंट्स रिकॉर्डेड है। 2 थर्ड ऑडिटर क्या कंसिडर करता है? मैनेजमेंट की जजमेंट। चौथा मैनेजमेंट जजमेंट किन चीजों को लेके लेती है? डेप्रिसिएशन को लेके, इन्वेंट्री को लेके, ये चौथा पॉइंट है। 5वां ऑडिटर अकाउंटिंग पॉलिसी में 2 चीजें क्या वेरीफाई करता है? और कंसिस्टेंसी। क्या बात क्लियर? ये 5 पॉइंट में खत्म हो गया। अब नीचे के 6 पॉइंट बताओ। हम जो डेटा मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या आंसर दोस्तों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हिस्टोरिकल डेटा की बनती है या प्रोस्पेक्टिव डेटा की बनती है? हिस्टोरिकल डेटा की बनती है। क्या बात क्लियर? हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है? वो डेटा जो पास्ट इवेंट्स और पास्ट ट्रांजेक्शन है। अगर मेरा लास्ट सवाल का जवाब देना, ऑडिट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल डेटा की बनती है तो ऑडिट भी तो किसका होता है दोस्तों? बताना। हिस्टोरिकल डेटा का। आखिरी 3 पॉइंट फिर से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी बनती है? हिस्टोरिकल डेटा क्या होता है? पास्ट ट्रांजैक्शन, पास्ट इवेंट्स। लास्ट सवाल, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल होती है तो ऑडिट भी तो हिस्टोरिकल डेटा का होता है, प्रोस्पेक्टिव का थोड़ी ना होता है। हमें डिस्क्लोजर चेक करने हैं। अब मैं आपसे सम अप करने को बोलूंगा सिर्फ 2 मिनट। आप बताओगे पहले रिलायबिलिटी देखते हैं या पहले डिस्क्लोजर देखते हैं? अगर डेटा रिलायबल ही नहीं है, गलत डेटा है, बताओ सैलरी ओवर स्टेटेड है, अगर सैलरी ओवर स्टेटेड है तो रिलायबल या नॉट रिलायबल? तो पीएनएल में ठीक से डिस्क्लोज कर भी दोगे तो मेरे को क्या फायदा? मुझे डिस्क्लोजर से पहले क्या अश्योर करना है? डेटा सही है तो रिलायबल है, डेटा सही से रिकॉर्ड किया है तो डिस्क्लोजर ठीक है। पहले डेटा की वैल्यू, पहले वैल्यू देखोगे या पहले प्रेजेंटेशन देखोगे? वैल्यू देख रहे हो तो आप रिलायबिलिटी देख रहे हो, और प्रेजेंटेशन देख रहे हो तो आप उसका डिस्क्लोजर ठीक रहे हो। सर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो बताओ, इसकी तो डेटा की रिलायबिलिटी खराब है। क्या बात क्लियर? सर कैलकुलेशन सही है बट दिखाया गलत जगह पे है, तो यहां डिस्क्लोजर की गलती हो गई। क्या बात क्लियर है? हमें रिलायबिलिटी भी देखनी है। अच्छा रिलायबिलिटी कैसे वेरीफाई होती है? अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़ के या उसको टेस्ट करके? अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पहले स्टडी किया जाता है और फिर सारी चीजों की टेस्टिंग होती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या क्या इंक्लूडेड है, 3 पॉइंट बुलेट 1, हमें सब कुछ कवर करना है। सिनेमा का एग्जाम्पल, कोई भी चीज छोड़नी। सेकेंड चीज, हमें डेटा की क्या वेरीफाई करनी है? रिलायबिलिटी। सफिशिएंसी, कैसे वेरीफाई करेंगे रिलायबल एंड सफिशिएंट? हमें अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की स्टडी करनी है और टेस्टिंग करनी है। नेक्स्ट सवाल, फिर हमें डिस्क्लोजर देखना है और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसके अंदर 9 पॉइंट्स हैं। अब देखो ना बच्चे गलती कहां कर देते हैं, आप सब बच्चे बताओ, समरी में से क्या 9 पॉइंट्स तैयार हो सकते हैं? यार 9 के 9 लिख के आने, अगर पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। बच्चे क्या करते हैं पता? त्रिशा नाम है ना आपका, त्रिशा, बच्चे 2-3 पॉइंट लर्न कर लेते हैं, उन्हीं को ना च्युइंगम की तरह घुमाते हैं ऑडिट में। बड़े बड़े धुरंधर फेल होते देखे मैंने ऑडिट की क्लास में। सीए फाइनल में बच्चे आएंगे, सर हम तो रियल लाइफ में ऑडिट करते हैं, पता नहीं ऑडिट के पेपर में फेल क्यों हो रही है। मैंने कहा तुमने पॉइंटर्स लर्न करे हैं सारे के सारे? नहीं सर, वो एफआरएफ को तो एलैबोरेट करना हम कर देंगे। मैंने कहा कमाल है यार, इंस्टीट्यूट ने अगर 9 पॉइंट्स बनाए हैं, समरी बनी इसके लिए क्योंकि मैंने सारे पॉइंटर्स डाल दिए कि भैया ये 9 पॉइंट्स हैं डिस्क्लोजर में लिखने हैं। पहला पॉइंट कॉमन फास्ट, सब कुछ डिस्क्लोज्ड है। सेकंड, सारे इवेंट्स एंड सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है। थर्ड, मैनेजमेंट की जजमेंट्स को कंसिडर करना है। चौथा सवाल, मैनेजमेंट जजमेंट 2 चीजों को लेकर देती है, कौन सी 2 चीजें? अगला सवाल,
हाँ जी, ये हाँ ऑडिटर वेरीफाई करेगा क्या अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है और अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी बनती है? हिस्टोरिकल बनती है। हिस्टोरिकल का मतलब क्या होता है? पास्ट ट्रांजेक्शंस एंड पास्ट इवेंट। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्टोरिकल होती हैं तो ऑडिट भी तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ही होते हैं। क्या बात क्लियर है भैया? ये हमारा स्कोप कंप्लीट है। आवाज नहीं आई, बोलो। स्कोप का इंक्लूजन कंप्लीट है। आओ जी आओ, ये लो जी, स्कोप का क्या कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने? स्कोप का इंक्लूजन। कवरेज के बाद हमने ये जो पढ़े रिलायबिलिटी के 2 पॉइंट, किसी को याद है? रिलायबिलिटी में 2 पॉइंट्स हैं, डिस्क्लोजर में ये सारे पॉइंट्स हैं। भाई आवाज नहीं आई सर? यहां तो 9 पॉइंट नहीं है, किसी को देखने को मिलेगा यहाँ सिर्फ 7 पॉइंट है, बट मैंने इनको और तोड़ा हुआ है ताकि लर्न करने में दिक्कत ना हो। हाँ जी बोलो बच्चे, क्या बात क्लियर है? आवाज नहीं आई? आपको रीडिंग के लिए 2 मिनट दे रहा हूं, आपने सिर्फ ये पढ़ना है, रिलायबिलिटी और डिस्क्लोजर। जल्दी से बुक में से पढ़ने, समरी से तो मैंने समझा दिया, फटाफट। बस बच्चे पढ़ लिए? बहुत जल्दी पढ़ लेते हो यार, सारा ही सेम होता है, कुछ भी नया पॉइंट नहीं मिलता। जल्दी जल्दी। यस, मैं वेट कर रहा हूं। लैंग्वेज क्लियर है? कोई सवाल? सर लर्न क्या करनी है? कोई बच्चा हेल्प करेगा मेरी? सर ये 7 पॉइंट यहां से लर्न करें या समरी से 9 करें? आप बताओ, मैं वेट आपकी कर रहा हूं। अगर कोई समरी से 9 पॉइंट लर्न कर लेते हैं, क्या वो इतना लिख सकता है जितना बुक में है? क्या मैं बोल सकता हूं रट्टा समरी का मार लेते हैं और रीडिंग अच्छे से बुक की कर लेते हैं? भाई देखो, एक बात ध्यान रखो, अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल एनीथिंग, है ना? मेरा सिंपल सवाल है, एक चीज तो रट्टा मारनी पड़ेगी और एक चीज अब रीड कर लो। तो अब आप सोच लो आपको क्या रट्टा मारना है। मेरी एडवाइस में तो समरी, अब आपने समरी का क्वालिटी देख ली होगी, समरी कैसी है, सब कुछ समरी में कवर्ड है ना? मेरा डाउट, समरी को रट्टा मारो और साथ में बुक की रीडिंग करते रहो। आप बताओ कि डिफरेंस क्या है? त्रिशा, आपने बुक से पढ़े हैं भी ये 7 पॉइंट, समरी में 9 थे, क्या फर्क लगा? सेंटेंस की फ्रेमिंग अलग है। हाँ जी, नहीं पहला बोला इन्होंने सिर्फ फ्रेमिंग सेंटेंस की थोड़ी अलग है। और क्या डिफरेंस है जिन्होंने पढ़े? हाँ जी, लास्ट वाली बच्ची क्या कहती है, क्या डिफरेंस है फ्रेमिंग के अलावा? ये यहां देखो, जब तुम पढ़ रहे थे क्या डिफरेंस लगा? मिला जुला के लिख सकते हैं। अच्छा, पेपर में अगर वो 9 पॉइंट किसी को इसके याद हो जाए, याद है, तो क्या वो बना सकता है आंसर अपने आप? देखो, हमें पेपर के लिए कुछ चीजें तो रटनी पड़ेंगी। अगर कोई कह रहे हैं ना ऑडिट को लर्न मत करो, सिर्फ समझ लो, तो वो चीटिंग कर रहा है तुम्हारे साथ। अब आप बताओ ना, डिस्क्लोजर में अगर मैं लर्न करने को मना कर दूं 2 मिनट के लिए, कुछ भी नहीं लर्न करना, डिस्क्लोजर लिखो, तुमसे 9 पॉइंट छोड़ो, तुमसे 2 से ज्यादा पॉइंट लिखे नहीं जाएंगे डिस्क्लोजर में। तो लर्न तो
करना पड़ेगा। हम तो ट्राई करेंगे क्लास में लर्न कराने का। हाँ बोलो जी, हो गया। अब आ जाओ स्कोप एक्सक्लूड। अब हम किस में चल रहे हैं दोस्तों, बोलो स्कोप एक्सक्लूड। सब बच्चे रेडी हैं? लाऊं स्टोरी छोटी सी एक और? हर टॉपिक में छोटी छोटी स्टोरीज तो होनी चाहिए। बच्चे कहते अंदर दे दिया करो। नहीं आप तो बोलते नहीं। पीछे बच्चा कह रहा है मास्टर जी लिखा था आपने 3 टॉपिक कराओगे, आपका तो एक ही टॉपिक खत्म नहीं हुआ। बेटे सोच के तो आया था, मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस। क्या मैं क्लास में बातें कर रहा हूं? मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं क्लास का? टाइम तो लग रहा है समझाने में, है ना? सब बच्चे अब बोर्ड पे देखना। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, मुझे जवाब देना। मैं ऑडिट करने आया, मैंने ऑडिट कर दिया। डेटा की रिलायबिलिटी देख ली, सफिशिएंसी देख ली, डिस्क्लोजर चेक कर लिया। चलने लगा तो मुझे मैनेजमेंट ने रोक लिया। कहती है सर आपने हमारी बिल्डिंग देख ली? भाई बिल्डिंग एसेट है कंपनी का। मैंने कहा मैंने बिल्डिंग देख ली आपकी। आपने कहा बिल्डिंग 100 करोड़ की है, मैंने चेक कर लिया, वैल्यू मार्केट में 100 करोड़ की है, ठीक है। यदि सर एक सवाल था। मैं कहा बोलूं? सर बिल्डिंग में कुछ क्रैक्स आ रहे हैं, आप देख के बता सकती हो कि ये बिल्डिंग कितने दिन अभी खड़ी रहेगी? आपने तो बिल्डिंग देख ही ली है। मैंने कहा इंजीनियर को बुलाओ ना। कहते सर वो आएगा फीस लेगा। आपको फीस दे तो दी है एक बार। सब बच्चे हेल्प करो मेरी। इतने में मैनेजमेंट का छोटा भाई आ गया। सर 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 ये बिल्डिंग के ना पेपर्स में कुछ गड़बड़ लग रही है, बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। एक बार आप पेपर्स पढ़ना सर, आपको पेपर जेन्युइन लग रहे हैं या नहीं लग रहे? मैंने कहा वकील के पास जाओ ना। पेपर्स तो कौन पढ़ते हैं? एडवोकेट्स पढ़ते हैं। कह रहे सर उसको फीस देनी पड़ेगी, आप ही चेक कर दो। बेटे आवाज नहीं आई, आप ही चेक कर दो। मेरा डाउट सब बच्चों से। हाँ जी, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं। ऑडिटर, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या तीनों एक हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। मैं अब आपसे सवाल पूछता हूं, मैं ऑडिटर हूं, मैं डॉक्टर और इंजीनियर नहीं हूं। बस जिसको ये लाइन समझ आ गई। बेटे मुझसे अकाउंट्स चेक करा लो ना। मुझसे ह्यूमन बींग्स की चेकिंग कहां करा रहे हो? मुझसे बिल्डिंग्स की चेकिंग कहां करा रहे हो? क्या डॉक्टर ह्यूमंस को चेक कर सकता है या डॉक्टर अकाउंट्स चेक कर सकता है? और इंजीनियर बिल्डिंग्स की कंडीशन देख सकता है, मशीन की कंडीशन देख सकता है या अकाउंट्स देख सकता है? क्या सबका डोमेन अलग अलग होता है? सब बच्चे बताओ, सबकी कॉम्पिटेंस है। ऑडिटर नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज। क्या बात समझ आया? मैं इंजीनियर नहीं हूं जी, मैं एडवोकेट नहीं हूं जी। मेरे को मत बोलो। कांट डिसाइड फिजिकल कंडीशंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज, जो बहुत हेवी तकड़ी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, वो ठीक है या नहीं है? मुझे क्या पता? ये तो कौन बता सकता है? कोई बच्चा बताएगा? इंजीनियर। ही कांट डिटरमाइन एंड लाइफ ऑफ सुटेबिलिटी। सर बिल्डिंग में क्रैक्स आ रही है, बताओ बिल्डिंग अभी सूटेबल है या नॉट सूटेबल? सर इसकी लाइफ क्या लग रही है सर आपको स्ट्रक्चर की? कितने दिन अभी ये बिल्डिंग खड़ी रहेगी सर? मैं कहा जी ये मैं नहीं बता सकता। किसको बुलाओ? इंजीनियर्स को। सर आप सर एक्सपर्ट हो ना सर, आप बता दो डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक का मतलब जेन्युइन है सर, हमारे पेपर जेन्युइन है। मैंने कहा जी मैं ये काम नहीं करता, मैं अकाउंट्स चेक करने आया हूं। भाई आवाज नहीं आई? मेरे से अकाउंट्स चेक करा लो, दैट्स ऑल। मेरे दोस्तों 4 पॉइंट, अपने कॉम्पिटेंस के बाहर नहीं जाना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमें थोड़े ना मशीनरी की कंडीशंस और उसकी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी की कंडीशन ठीक है या खराब है। सब बच्चे बताओ। मशीनरी सोफिस्टिकेटेड में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक जनरेटर पड़ा है बहुत बड़ा, तुम्हें बोला जा रहा है जरा देखना जनरेटर तेल ज्यादा क्यों पी रहा है। ये मुझे क्या पता वो तेल ज्यादा क्यों पी रहा है, ये तो कोई इंजीनियर चेक करेगा भाई। भाई बिल्डिंग में क्रैक आ रही है, अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, हाउ कैन इट टेस्ट द लाइफ ऑफ अ बिल्डिंग, कंडीशंस ऑफ द बिल्डिंग्स, मैं कैसे बता सकता हूं। पॉइंट नंबर 4, मैं कोई एडवोकेट थोड़ी ना, मैं कैसे बता सकता हूं कि आपके डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक है या नहीं है। बोलो 4 पॉइंट समझ आए? आवाज नहीं आई? भाई जोर से बोलो। जय माता दी। हाँ जी सारे बोलो। क्या बात क्लियर है? जाग रही है? हाँ जी। मेरा डाउट, मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछता हूं। अगर आप समरी से नहीं पढ़ना चाहते, आप कहते हो सर आप हमें लिखवाओ कॉपी में, थोड़े हम और इंटरेस्टिंग होके लिखेंगे, तो मैं लिखवा देता हूं। समरी बंद कर दें, आपको लिखवाएं?
हाँ जी, कितने लोग हैं लिखने में दो के अलावा? एक ही दिख रहा है मुझे तो। और कौन है जो कह रहा है सर इसको मत कराओ? नहीं, लिखने के लिए भी हमारे पास है। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मैं लिखने के लिए हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं। हमें नोट्स लिखने चाहिए या आंसर्स की प्रैक्टिस, फ्रेमिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए? बाकी तुम कहते हो क्योंकि मैंने ये सब कुछ लिख दिया, बट अभी समरी दी नहीं है। अगर मैं लिखवाऊंगा यही चीजें तो मैं पता क्या करूंगा, समरी का एक स्पाइरल बना के लाऊंगा, यहां रख लूंगा और यहां से देख देख के बोर्ड पे लिखूंगा, तुम कॉपी करोगे। समरी तो मैं नहीं दूंगा फिर, क्योंकि समरी दे दी तो लिखवाऊंगा नहीं, लिखवा दी तो समरी नहीं दूंगा। अब आप बोलो, उसकी सुनते हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, जैसे तुम कहोगे वैसे कर दूंगा। हाँ, अच्छा, समरी को भी कोई हल्के में ना ले, पर 200 पेज कम नहीं होते। आप में से जो बच्चे साथ साथ पढ़ रहे हैं, समरी को बताना क्या सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं, कोई चीज छोड़ी तो नहीं है। और लैंग्वेज हल्की करी है मैंने समरी में, लैंग्वेज हल्की है समरी की, पॉइंटर फॉर्म है बस। क्या बात क्लियर है? अच्छा, अब एक सवाल, बच्चे मुझे एक जवाब देंगे, मैं वेट कर रहा हूं। एक वर्ड होता है ऑडिट और एक वर्ड होता है इन्वेस्टिगेशन। एक वर्ड होता है ऑडिट और एक वर्ड होता है इन्वेस्टिगेशन। कोई बच्चा आगे नहीं पढ़ेगा जब तक कहानी नहीं सुनेगा, एग्जाम्पल नहीं सुनेगा। ऑडिट इज जस्ट लाइक अ रूटीन चेकअप। रूटीन चेकअप, सब बच्चे बताओ आपकी बॉडी ठीक है या नहीं है, आप इसका रूटीन चेकअप करवा रहे हो। सब बच्चे बताओ रूटीन चेकअप। मेरा खून का सैंपल ले गया थोड़ा सा, वो मुझे चेक करके बताएगा कि आपके बॉडी के वाइटल्स ठीक है या नहीं है, ये ऑडिट है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? पुलिस वाले आ गए किसी केस में तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करने। अब आप मुझे बताओगे रूटीन चेकअप और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या फर्क है? आराम से बताओ। रूटीन चेकअप वाले आपके ब्लड के 2 सैंपल लेके जाएंगे, है ना, 2 या 3 बूंद ब्लड लेके जाएंगे और उसकी चेकअप करके आपको रिपोर्ट दे देंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। इन्वेस्टिगेशन वाले क्या करेंगे? आपका बयान लेंगे या आपके घर के आके चेकिंग करेंगे? बयान लेंगे या चेकिंग करेंगे, या आपको ऑब्जर्व करेंगे आप कहां जाते हैं, आपकी फोन कॉल देखेंगे, आप किस किस से बात करते हो, या आपके रिलेटिव से बात करेंगे। तो क्या समझ आता है व्हाट इज ऑडिट एंड व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन? ऑडिट एक रूटीन चेकिंग है, अकाउंट्स की चेकिंग होगी, कुछ गड़बड़ होगा तो रिपोर्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। बट इन्वेस्टिगेशन क्या है, कोई बताएगा? इन्वेस्टिगेशन एक डिटेल चेकिंग है किसी पर्पस के लिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इन्वेस्टिगेशन एक डिटेल चेकिंग है, और इन्वेस्टिगेशन का ना बेटा ध्यान रखना, इन्वेस्टिगेशन का कोई पर्पस होगा। मान लो कंपनी फ्रॉड कर रही है, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, बोला अश्मीत तुम सीए हो, इस कंपनी का फ्रॉड ढूंढ के बताओ, जो करना है करना, पर मुझे फ्रॉड चाहिए, ढूंढ के दो। मैंने कहा सर टाइम, कहती कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है, 2 साल लगे 5 साल लगे, जिससे मर्जी सवाल करो। कंपनी के किसी भी ऑफिस में जा सकते हो, कोई भी बुक उठा के देख सकते हो, इंडिया में ऑफिस है वहां भी जाओ, फॉरेन में ऑफिस है, किसी भी इंप्लॉय को उठा के ले आओ, उससे सवाल करो, नहीं जवाब देता रिमांड लो उसका, पुलिस तुम्हारा साथ देगी। अश्मीत जाओ, हमें फ्रॉड चाहिए। अब बताओ ये ऑडिट हो रहा है या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है? अब आपसे मैं डिफरेंस करता हूं, अभी कोई बच्चा पढ़ेगा ही नहीं यार। पता है, देखो एक सिंपल मेरी बात याद रखना, तुम इस बात से सहमत हो या नहीं है मुझे बताना। पेपर में ना ये लाइनें नहीं याद रहती जो किताब में लिखी हैं, पेपर में स्टोरीज याद रहती हैं। क्या आप इस बात से सहमत हो? पेपर में एग्जाम्पल्स याद रहते हैं जो टीचर्स ने बोले थे, पेपर में लाइनें किसको याद रहती हैं? एग्जाम्पल रिकॉल होता है तो लाइनें याद आती हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है, कंपनी को बोलते हैं सेल्स दिखाओ, कंपनी कहती है ना दिखाएं तो, कहता है ये तो गलत बात है, आप अपनी सेल्स बुक दिखाओ, कंपनी कह रही नहीं दिखाएं तो, कहता नहीं दिखाओगे तो मैं रिपोर्ट में लिख दूंगा। चलो, अब सेकेंड ऑप्शन, इन्वेस्टिगेटर आया, बोला सेल्स की बुक दिखाओ, कंपनी बोले ना दिखाएं तो, 2 थप्पड़ मारे उसके मुंह पे, कैसे नहीं दिखा रहा, सेल्स की बुक दे। डिफरेंस समझ आया आपको? किसके पास कितनी पावर है बताओ? ऑडिटर के पास ज्यादा पावर है या इन्वेस्टिगेटर के पास? इन्वेस्टिगेटर तो साहब ध्यान से सुनना, मैंने लिखा क्या ऑडिट इन्वेस्टिगेशन है? ऑडिट इज नॉट एन इनटू अलिज रॉन्ग डूइंग। व्हाट इज रॉन्ग डूइंग? कोई बताएगा व्हाट इज रॉन्ग डूइंग? कुछ गलत हुआ है कंपनी में, अलिज का मतलब इल्जाम है कि कंपनी में कुछ गलत हुआ है।
अब अगर किसी कंपनी में कुछ गलत हुआ तो मेरी सजेशन है ऑडिट तो होने दो, साथ में उस गलती को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन करवा लो। मेरा डाउट, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पे बात खत्म करेंगे, टॉपिक वैसे खत्म हो गया, लेकिन मैं अपने मन से पूछ रहा हूं, अगर ऑडिटर को सेल्स में गड़बड़ लगेगी तो क्या वो भी डिटेल में चेकिंग करेगा? आवाज नहीं आई। ऑडिटर चेकिंग तभी करेगा जब उसको कहीं पे बहुत गड़बड़ लगती है, नहीं तो वो तो नॉर्मली मानता है कंपनी में गड़बड़ नहीं है। बट इन्वेस्टिगेटर तो पूरा इन डेप्थ में, उसको तो पता है कि सेल्स में गड़बड़ है, वो तो डेप्थ में चेकिंग करेगा। पढ़िए, ऑडिटर हैज नो लीगल पावर ऑफ सर्च। कोई बताएगा व्हाट इज सर्च? सर्च वारंट सुना ही मूवीज में, सर्च वारंट। सर्च वारंट लेके आती है पुलिस, फिर वो क्या करती है? सर्च। सर्च का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? ढूंढना। क्या? वो तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारे गद्दे, सारा कुछ उठा के बाहर फेंक देती है, सारा कुछ तुम्हारे पलंग खोलते हैं, टाइलें तोड़ तोड़ के देखते हैं, वो सर्च है। क्या ऑडिटर के पास सर्च की पावर है या इन्वेस्टिगेटर के पास है? अच्छा, मिरर, क्या ऑडिटर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करता है? बयान दो मेरे सामने, कौन बयान लेता है, रिकॉर्ड करता है लोगों के बयान? इन्वेस्टिगेटर। कौन लोगों को शपथ दिलवाता है? शपथ लेके अपना बयान दो, इन्वेस्टिगेटर। हाँ जी, ऑडिट इज इन्वेस्टिगेशन या ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? इट इज अ क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज क्रिटिकल? ऊपर ऊपर से या बहुत डेप्थ में? बहुत डेप्थ में, फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। इन्वेस्टिगेशन का हमेशा याद रखना, कोई ना कोई एग्जाम्पल, कोई फ्रॉड ढूंढना है तो इसकी क्या करवा रहे हैं दोस्तों? बोलो, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेटर सब कुछ चेक करेगा या वो सिर्फ अपने पर्पस के लिए काम करेगा? अगर सेल्स में फ्रॉड है तो वो सेल्स को ही चेक करेगा या वो सब कुछ चेक करेगा? वो उसकी मर्जी, वो क्या करेगा। क्या बात क्लियर है? ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स, चाहे फ्रॉड की वजह से हो चाहे, और वो अपना क्या देता है बच्चों? बताओ, ओपिनियन। बताओ किसका स्कोप बड़ा है? ऑडिट का स्कोप जनरल है और इन्वेस्टिगेशन का स्कोप, कोई बच्चा समझाएगा? ऑडिटर सेल्स चेक करता है, ऑडिटर सब कुछ चेक करता है? ऑडिटर सब कुछ, सेल्स को भी चेक करता है, परचेस को भी, रेंट को भी, सब कुछ। तो ऑडिटर का स्कोप जनरल है। इन्वेस्टिगेटर को अगर सेल में फ्रॉड ढूंढना है तो वो सेल्स को चेक करेगा, तो इन्वेस्टिगेटर का स्कोप स्पेसिफिक है। अगला वर्ड बताओ, कौन ज्यादा ब्रॉड है? ब्रॉड, सब कुछ चेक कर रहे हैं ऑडिटर। कौन नैरो, एक ही चीज के अंदर घुस गया? इन्वेस्टिगेटर। क्या बात क्लियर है? इन्वेस्टिगेशन कंपनीज की होती है या गवर्नमेंट करवाती है? इन्वेस्टिगेशन कभी कभार होती है किसी कंपनी की, लेकिन ऑडिट तो रेगुलर होता है। जब अब नहीं, कंपनी लॉ में ना, पुराने कंपनी लॉ में एक रूल होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी भी किसी कंपनी, तो अभी भी रूल है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी कंपनी पे शक हो ना तो उसकी क्या करवा देती है? इन्वेस्टिगेशन। सत्यम ने जब फ्रॉड किया था ना 2008 में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज थी सबकी इन्वेस्टिगेशन करवाई कि देखो इन बाकी टेलीकॉम कंपनीज भी क्या कोई फ्रॉड तो नहीं कर रही। तो बताओ, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन है या इन्वेस्टिगेशन नहीं है? अब हम इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट लर्न करेंगे सब बच्चे। पहला पॉइंट, ऑडिट इज इन्वेस्टिगेशन या इट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन? बुलेट 2, ऑडिटर के पास लीगल पावर है सर्च की? ऑडिटर के पास लीगल पावर है सर्च की? रिकॉर्ड करने की पावर है ओथ पे लोगों को? थर्ड सवाल, फिर इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट इन्वेस्टिगेशन है या नहीं है? नहीं है। फिर इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? सर वो तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है किसी पर्पस के लिए। नेक्स्ट सवाल, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये रीजनेबल एश्योरेंस देना। यहां लिखा नहीं बट मैं पूछ सकता हूं, इन्वेस्टिगेटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? वो रीजनेबल एश्योरेंस देगा कि फ्रॉड है या नहीं है, या वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस देगा कि फ्रॉड है या नहीं? इन्वेस्टिगेटर तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस देगा कि फ्रॉड है या नहीं है। क्या बात क्लियर है? किसका काम ज्यादा बड़ा है? मतलब स्कोप किसका ज्यादा ब्रॉड है? ऑडिटर का। जनरल स्कोप है, मतलब वो सब कुछ चेक करेगा, बट इन्वेस्टिगेटर का स्कोप स्पेसिफिक है, वो एक ही चीज चेक करेगा। क्या बात क्लियर है? तो लो जी, हम लोगों ने ये कंप्लीट कर दिया आपका स्कोप। सब बच्चे आना जरा। अब मैं 1 मिनट अभी बुक से नहीं पढ़वाऊंगा। स्कोप में शुरू के 5 पॉइंट्स एक बार फिर से ट्राई करेंगे। पहला पॉइंट, हम वो काम नहीं करेंगे जो हमारे कॉम्पिटेंस के, जैसे कि बुलेट नंबर 2, हमें मशीन्स थोड़ी ना चेक करनी है। नेक्स्ट, हमें बिल्डिंग्स की लाइफ थोड़ी ना बतानी है, हमें डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशंस थोड़ी ना बतानी है। ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट कौन सा आ गया बताओ? ऑडिट इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। क्या बात क्लियर है? ऑडिटर के पास ना तो सर्च की पावर है,
ना लोगों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की पावर है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन तो क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है किसी पर्पस के लिए। ऑडिट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटर रीजनेबल अश्योरेंस देता है, बट इन्वेस्टिगेटर तो एब्सोल्यूट अश्योरेंस देता है। बच्चों बताओ कौन ज्यादा ब्रॉड है? ऑडिट। क्या क्लियर है? लो जी, अब आप क्या पढ़ेंगे मेरे लिए फटाफट? स्कोप एक्सक्लूड्स, जल्दी से स्कोप एक्सक्लूड्स। मैं ब्रेक मार रहा हूं यहां पे, फटाफट स्कोप एक्सक्लूड्स पढ़ के आइए। स्कोप एक्सक्लूड्स, हाँ जी। मैं वेट कर रहा हूं बच्चों, मिल गए सारे पॉइंट्स? यस। जिनका हो गया अब उन्हें मैं बच्चे, मुझे अगर कोई बच्चा ने बोला था कि सर थोड़ा सा लिखवाना, तो मैं सोच रहा हूं तुम लोग को क्लास में क्वेश्चंस के आंसर्स लिखवाऊं। बेशक थोड़ा थोड़ा तुम लोग लिखो, लेकिन अपने अपने वर्ड्स में आंसर्स लिखो। इससे तुम्हारे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या कहते हो? तो एक छोटी सी कॉपी मेंटेन कर लेना। वैसे तो बुक में सर देखो हर चीज़ तुम्हें मैं रेडीमेड दूंगा, क्वेश्चन भी दूंगा, सारे आंसर्स भी मैं दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ क्लास में तुम्हारा अपना दिमाग लगे, तुम आंसर्स क्लास में मुझे लिख के दिखाओगे। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, सब बच्चे जरा बोर्ड पे देखना। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 5। देखो अब ये इस जो कल मैंने आपको बोला था ना, मैं टॉपिक के नीचे क्वेश्चन डाल दूंगा, उसका कितना फायदा है। अब मान लो ये बुक आपके पास आ जा, बच्चों ने मना किया कि सर क्वेश्चन बैंक अलग रखो, इसका फायदा देखो कितना है। अब ये बुक के अंदर ही क्वेश्चन है, घर जाके बच्चा क्लास में टाइम है, घर पे टाइम है, सीधा स्कोप पढ़ा, स्कोप के नीचे उसके जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं सारे पढ़ लिए, कि चल 5 ही क्वेश्चन है स्कोप के जो आए हैं एग्जाम में आज तक, 5 पढ़ लेते हैं। मेरा दिमाग में ये है, मैं ना यार थोड़ा सा मुझे अपने हिसाब से भी चलने दो ना, मुझे बुक की ये वाली प्रेजेंटेशन पसंद है, इसमें ना मेरे से क्वेश्चन सारे हो जाते हैं। क्या क्लियर है? मैं क्वेश्चन बैंक अलग नहीं रखूंगा, मैं बुक के साथ ही मर्ज कर दूंगा। इज इट ओके? टॉपिक के बाद मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला है आपको? 5। सब बच्चे पढ़ो, स्क्रिबलिंग करके मुझे बताएंगे कि आंसर क्या होगा। XYZ लिमिटेड। थोड़ा सा ऊपर करूं? ये क्वेश्चन RTP में है, मई 25 के, यानी 4 नंबर। कैन वी ट्राई फॉर 4 मार्क्स? कोई बच्चा क्वेश्चन समझाएगा क्या हुए? मैनेजमेंट ने अपना मेथड चेंज कर दिया अकाउंटिंग पॉलिसी और इसको डिस्क्लोज नहीं करा। क्या ये हमारे स्कोप का पार्ट है या नहीं है? हमसे ये पूछा, मुझे आपसे आंसर चाहिए। बताओ जी, मैं बुक में जाऊं, समरी में जाऊं, जहां मर्जी ले जाऊं, मेरे को मेरे पास आंसर है। स्कोप में बताओ कौन सा पॉइंट है? 5th पॉइंट, बिल्कुल ठीक। ऑडिटर सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसी की अप्रोप्रिएटनेस चेक करता है या कंसिस्टेंसी भी चेक करता है? अगर कंपनी ने कंसिस्टेंसी छोड़ दी, मतलब मेथड चेंज कर दिया, तो क्या ये हमारे स्कोप का पार्ट है? क्योंकि हम तो कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। अब AS1 कहता है अगर आप मेथड चेंज कर रहे हो यानी आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो आपको ये बात डिस्क्लोज करनी है। कंसिस्टेंसी हमने चेक करनी है, और अगर मेथड कंसिस्टेंट नहीं है तो भैया ये बात डिस्क्लोज होनी ही कॉमन फास्ट नहीं चाहिए या चाहिए? हाँ जी, देखो बेटा यही बात यहां पे भी लिखी है।
अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सब बच्चे बताओ इसमें क्या लिखेंगे 4 मार्क्स में। इन्होंने मेथड चेंज कर दिया। बच्चे कह रहे सफिशिएंसी वाला, सफिशिएंसी वाला क्या? तो इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिलायबल और सफिशिएंट नहीं। क्या ये हमारे स्कोप का पार्ट है? पहले क्वेश्चन का जवाब दो, क्या ये स्कोप का पार्ट है? हाँ जी, स्कोप का पार्ट है। अब आप बताओ इसमें और क्या क्या लिख सकते हैं। हम आईसीआई का सजेस्टेड देखें, उन्होंने क्या क्या लिखा। आईसीआई क्या लिखता है इस आंसर में? देखो उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 5। इन्होंने सब बच्चे बताओ, इन्होंने लिखा ऑडिट का पर्पस, यूजर्स का कॉन्फिडेंस। स्कोप में इन्होंने बोला सब कुछ कवर करो। क्या पहली बात कर दी, कवर सब कुछ करो। सेकंड रिलायबिलिटी एश्योर करो, सेकंड हेडिंग डाल दी रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी। और तीसरा क्या इन्होंने तीनों हेडिंग डाल दी स्कोप की? आवाज नहीं आई। इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया कि ध्रुव एक कंपनी का ऑडिट करने गया, उन्होंने मेथड चेंज कर दिया लेकिन डिस्क्लोज। अब ध्यान से देखना, ये यहां पे इन्होंने यहां तक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। 1 मिनट। सिंस प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज कवर्ड विद इन दी, क्या डिस्क्लोजर हमारे स्कोप का पार्ट है? द ऑडिटर शुड डिसाइड वेदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड इन दी। He should also keep in mind applicable requirements in this regard. Management responsible for preparing the financial statements make many judgment in the process of preparing and presentation. For example, choosing accounting policy. क्या ये किताब की लाइन से सारी जो समरी में थी? कहते डेप्रिसिएशन का मेथड ऑडिटर को देखना है क्या मेथड सिलेक्ट और कंसिस्टेंट है। कोई बच्चा बताएगा। अब यहाँ पे आप लिखेंगे तो प्रॉपर डिस्क्लोजर हमारे स्कोप का पार्ट है। कोई बच्चा समरी में से देख के बताएगा इन्होंने क्या क्या लिख दिया। इन्होंने डिस्क्लोजर पूरा ही लिख दिया। इन्होंने पूरा डिस्क्लोजर लिखने के बाद बोला ये हमारे स्कोप का पार्ट है। हमें नहीं समझ आया तो हम भी क्या करें, कॉमन फास्ट। देखो ऑडिट में एक बात सुन लेना ध्यान से। ऑडिट में ना किसी एक पॉइंट पे सवाल आएगा, जैसे जैसे ये सवाल आया, उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट उठाया, बड़ा एक पॉइंट से तो 4 नंबर नहीं मिलेंगे ना, हमें पूरे का पूरा डिस्क्लोजर लिखना पड़ेगा। उन्होंने पहले क्या किया, पहले तीनों हेडिंग डाल दी कि स्कोप में क्या आता है। हाँ, उसके बाद तीनों हेडिंग डालने के बाद एलाबोरेट कौन सा पॉइंट कर दिया बताओ? स्कोप वाला पॉइंट एक्सप्लेन, ये डिस्क्लोजर वाला पॉइंट एलाबोरेट कर दिया। सब बच्चे बताओ क्या यही सारे कीवर्ड्स हैं उसके आंसर में भी जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं? आवाज नहीं आई। तुम मेरे से फाउंडेशन सब बच्चे पढ़े हो, याद है फाउंडेशन का एक बैच था जिसमें मैं रोज का एक क्वेश्चन लिखने को देता था। इंटर में लॉ में मैंने नहीं किया ऐसा, ऑडिट में करूं, लिखने के लिए दूं आंसर्स रोज के, एक ज्यादा नहीं एक। वैसे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व है लेकिन लिखने के लिए सिर्फ एक। आज घर जाके लर्निंग करो। अच्छा लर्न करना है साथ साथ ऑडिट, या अभी नहीं करना, टेस्ट के समय करोगे? बोलो, टाइम है, ये साथ साथ कर ले। ये लॉ जैसे ही लग रहा है या लॉ से बेकार लग रहा है? लॉ से बेटर है। हाँ जी, वंश क्या कहते हैं, बेकार है लॉ से? नहीं, वंश को तो गर्व को तो लॉ पसंद है ना, इसमें ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है तो इसी को लर्न कर लो। नहीं, ये बच्ची कह रहे अभी ज्यादा बन रहा है। मेरा प्रॉमिस है, मेरी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, मेरा लास्ट लेक्चर में भी स्टोरीज के साथ क्लास खत्म करूंगा। कोई भी टॉपिक बिना स्टोरी के चलेगा ही नहीं। मंजूर है? हाँ, कंपनी पर पढ़ के पाने, वो तो तुम इसमें भी होगे, वो तो तुम इसमें भी होगे। अभी जुम्मे नया है ना, अभी इसमें भी एक ही बात। अब पता है, अब एक बात, चैप्टर 1 में क्या सीख लिया हमें, क्या देखना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारा एज पर एप्लीकेबल एफआर, बस यही तो देखना है। अब इसी को ही चिंगम की तरह खींचेगा। एक चैप्टर आएगा जो कहेगा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़ लो बेटा, एक चैप्टर कहेगा अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ लो बेटा, एक चैप्टर आएगा जो कहेगा चलो अब हम टेस्टिंग करते हैं। मतलब है एक ही बात लेकिन उसको अलग अलग एंगल से खींचा हुआ है। क्या बात क्लियर है? हाँ जी, मेरा सवाल, आपका आज का होमवर्क कौन सा क्वेश्चन रहेगा क्लास? ये क्वेश्चन है आपके नोट्स में? चलिए मैं ये क्वेश्चन भेज देता हूं, मेरा डाउट, बट मैंने इसकी प्रेजेंटेशन क्या बताई है, क्या करना है आपने इस क्वेश्चन में? आपने इसमें पूरा स्कोप नहीं लिखना, पूरा स्कोप बहुत बड़ा है, आपने सिर्फ डिस्क्लोजर। मेरी एक सजेशन मानना, जो समरी रट रहे हैं ईमानदारी से ना 9 पॉइंट समरी के रट लो पहले, जो डिस्क्लोजर के 9 पॉइंट्स हैं। अब उन 9 पॉइंट्स को रटने के बाद बुक से एक बार रीड कर लो, रट लो बुक से, फिर आंसर लिख के देखो कि तुमसे आंसर लिखा जा रहा है, या जब आंसर लिखो तो बुक्स और समरी बंद कर देना कि आंसर लिखना है।
आज का क्वेश्चन मैं ये ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आज का क्वेश्चन है ना, ये आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन बैंक में, है तो नहीं नोट्स में ये क्वेश्चन, मैं शेयर कर देता हूँ। चलिए आज के लिए स्टॉप करते हैं, कल आगे बात। सेम प्रेजेंटेशन। अब आप बताओगे इसमें द पोर्शन रिलेट्स टू, आपको अभी मैं स्क्रिबलिंग के लिए खुद परमिशन दे रहा हूं, जैसे लिखना चाहते हो लिखो, एक दो आंसर्स अभी खुद लिखो। क्लियर है? चलिए आज के लिए स्टॉप करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन वाले बच्चों। ये आंसर सबने लिखना है, मैं ग्रुप में शेयर करवा रहा हूँ ये आंसर अभी क्वेश्चन। हाँ जी, बट अपने हिसाब से लिखो जो मैंने बताया। बाय बेटा, आज के लिए स्टॉप करती है।